Hello my dear students, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आज के हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे पेपर नंबर 4 को सॉल्व, दैट इज योर मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 सोशियोलॉजी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, तो आपकी क्लास 12 सोशियोलॉजी के लिए हम लेकर आए हैं कुछ प्रैक्टिस सैंपल पेपर या जिन्हें आप सैंपल पेपर्स भी बोल सकते हो। तो अब तक हमने 3 पेपर्स को सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपने भी वो 3 पेपर्स को सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चंस को देखा है, जहां कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी से भी थे, कुछ बहुत डिफिकल्ट से भी थे, कुछ बहुत मॉडरेट से भी थे। तो आई होप सो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आज के हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे पेपर नंबर 4 को सॉल्व, और यहाँ पर भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आपकी क्लास 12 सोशियोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस से। एंड आई नो कि आप सभी को ये चीज पता ही है कि ऑब्वियसली 2 बुक्स हैं, तो दोनों बुक्स से हमने जो है मर्ज करके, और आपका जो सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न रिलीज किया होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देंगे और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मेरे साथ में इंगेज होना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और कैसे आपको अपने क्वेश्चंस में आंसर को प्रेजेंट करना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है अपने पेपर में ला सकें। ये सारी चीजें, ये सारी टिप्स ट्रिक्स और सब कुछ आपको जानने को मिलेगा आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर। सो आई होप सो आप सभी रेडी हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर को सॉल्व करना। बट बिफोर स्टार्टिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट से इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं आपके लिए, जो आपको बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। देखो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आपको पता है कि सभी कोर्सेज, सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं विथ हाई क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स। यहाँ पर इन बुक्स के अंदर आपको मिलेगा हाई क्वालिटी कंटेंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और इन्हें पढ़ के भी आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है अपने एग्जाम्स में ला सकते हैं। ये बुक्स ना बहुत ही मतलब बहुत रिच है इनका कंटेंट। आप देखेंगे कुछ कैटेगरीज आपको मिलेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स, तो ढेर सारी बुक्स की कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छी बुक्स हैं। आपको भी अगर बुक्स चाहिए है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल कर देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, बहुत इजीली आप बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जो है ढेर सारी चीजें मिलती हैं। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर को सॉल्व करना फटाफट। एंड यस, वी विल डू क्लास 12 सोशियोलॉजी सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर योर ईयर 2022-23 एंड दिस इज पेपर नंबर 4। रेडी? चलो देखो, पेपर कितनी देर में आपको करना है कंप्लीट? 3 आवर्स में। और आपके पास में कितने मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे? 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स आपको चाहिए हैं 3 आवर्स के अंदर। कम है ना, सिक्योर कर ही सकते हो बहुत ही इजीली। आप लोग तो सारे इतने होनहार होशियार स्टूडेंट्स हो। चलो अच्छा देखो, अगर इंस्ट्रक्शंस की हम बात करें या एक पेपर के पैटर्न की हम बात करें, तो वी ऑल नो कि हमारा जो पेपर है ना, वो होने वाला है 80 मार्क्स का। और 80 मार्क्स का ये जो पेपर है, इसमें आपको टोटल मिलने वाले हैं 38 क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे 38 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? आंसर करने हैं। क्लियर? अब देखो ये 38 क्वेश्चंस को ना हमने क्या किया यहाँ पे, मतलब हमने नहीं, सीबीएसई ने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, दैट इज ए बी सी एंड डी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आई होप सो कि अब तक इतने पेपर सॉल्व किए हैं तो पेपर का पैटर्न आपको क्लियर है, होना भी चाहिए। अगर नहीं है ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आपको पता होगा तो आप अपनी टाइम लिमिट के अंदर रह के पूरे पेपर को सॉल्व कर पाओगे और बहुत अच्छे से। वरना पेपर देख के ना एकदम से ऐसे ब्लैंक हो जाओगे, ओ ये क्या आ गया, कौन सा क्वेश्चन है, कितना लिखना है, कितने मार्क्स हैं, ये सब। तो इसलिए पेपर का पैटर्न आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। सेक्शन ए, चलो इधर देखो, 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं और 20 मार्क्स होंगे, है ना। मतलब 20 एमसीक्यूज को आपको आंसर करना है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क। क्लियर? सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स ईच है, दैट मीन्स टोटल 18 मार्क्स। ठीक है? और ये जो आपकी वेरी शॉर्ट आंसर है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में आंसर करना है। इवन 30 से भी कम, थोड़ा 25-30 कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 30 वर्ड, है ना। तो 30 वर्ड से एक्सीड मत करना, थोड़ा कम लिख देना, 25-30 लिख देना। बट हाँ, जितना क्वेश्चन में पूछा उतना जरूर लिखना। 2 मार्क्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर करने में मिलेंगे। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स ईच है।
तो मतलब कि 24 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन सी। क्लियर। सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे 6 मार्क्स के, टोटल हो गए 18 मार्क्स। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना पैटर्न में? ठीक है, तो देखो आपको सेक्शन ए 20 एमसीक्यूज 20 मार्क्स, सेक्शन बी 9 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, टोटल 18 मार्क्स, वर्ड लिमिट 30। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, टोटल 6 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, टोटल 24 मार्क्स एंड वर्ड लिमिट इज 80। क्लियर। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर्स, टोटल 3 क्वेश्चंस 6 मार्क्स ईच, टोटल 18 मार्क्स, वर्ड लिमिट 200। कहाँ गया? ये है वर्ड लिमिट जो है आपकी वो 200 वर्ड्स रहनी चाहिए। अब देखो सिंपल सा है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना? तो फटाफट से हम जो है हमारे पेपर को करेंगे सॉल्व। और कुछ डिस्क्लेमर हैं आपके लिए, वो ये है कि जब भी पेपर को सॉल्व करें कुछ चीज़ें याद रखें कि टाइम आपको मैनेज करना है, उसके साथ में जब भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो वो कितने मार्क्स का है और उसकी वर्ड लिमिट कितनी है, ये आपको याद रखना है सब्जेक्टिव पार्ट में। टाइम लिमिट को मतलब जो है उसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना है। अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, हाईलाइट करके, एग्जांपल्स यूज़ करके, फ्लो चार्ट्स बना के, जहाँ भी नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, कहाँ पर है वो आपको आगे पता चल जाएगा अभी। और आपने इतने पेपर सॉल्व करें तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, आई होप सो। दूसरी चीज़, जितने भी एमसीक्यूज हम यहाँ पर करेंगे उसके आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो मुझे पता चले कि मेरे जो इतने होनहार स्टूडेंट्स हैं वो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेट मी नो। सो फटाफट से आप जो है मुझे कहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी यहाँ पर मैं आपसे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगी और फिर उस आंसर को क्रॉस चेक करना है मेरे आंसर के साथ में। फटाफट करेंगे, है ना? ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अच्छे से पढ़ रहे हो ना, रिवीजन वगैरह कर रहे हो या नहीं? कोशिश करो कि इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पहले आप अपने एंड से सॉल्व कर लो और फिर इस सॉल्यूशन को देखो। और अगर अभी आपने सॉल्व नहीं किया है तो पहले सॉल्यूशन देख लो, फिर बिना सॉल्यूशन को देखे, बिना बुक्स को हाथ लगाए 3 आवर्स का टाइम अपने लिए निकालो और उस 3 आवर्स में बैठ के इस पेपर को सॉल्व करो, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि आप टाइम लिमिट में ही कितने आंसर्स कर पा रहे हो, कितना अच्छे से लिख रहे हो, कितना नहीं लिख रहे हो, क्या चीज़ें भूल रहे हो। सो उस पर आप वर्क कर पाओगे। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? चलो लेट्स बिगिन विथ आवर सेक्शन ए, दैट इज योर एमसीक्यू पार्ट। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं। ओके, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, by whom the first trade union was established in 1918 in Madras। आपको ये बताना है कि मद्रास में 1918 में पहली ट्रेड यूनियन बनी थी, तो वो एस्टैब्लिश किसने करी थी? ओके, एंड द ऑप्शंस आर बीबी वाडिया, नारायण गुरु, ऐसे डांगे या एम जोशी। फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। बीबी वाडिया ने करी थी, नारायण गुरु ने करी थी, ऐसे डांगे ने करी थी या एम जोशी ने करी थी? एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन ए, दैट इज बीबी वाडिया। ये है हमारे करेक्ट आंसर। इन्होंने फर्स्ट ट्रेड यूनियन एस्टैब्लिश करी थी 1918 में मद्रास में। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ मैं इस स्पीड के साथ में चलने वाली हूँ। मतलब देखो मैं इस स्पीड के साथ में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका एक रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको फटाक से क्वेश्चन देखना और उसको आंसर करना है। और जब इस तरह के मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आंसर करने की हैबिट में आ जाओगे ना, तो एग्जाम पेपर में जल्दी जल्दी सारे एमसीक्यूज को कर पाओगे। अदरवाइज आप 20 क्वेश्चन के लिए या 20 एमसीक्यूज के लिए 1 आवर ले लोगे। तो हमको क्या करना है, 20 एमसीक्यूज को 20 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है ना? तो इसलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देखो और आंसर करो। पर हाँ, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना और आंसर भी अच्छे से देख के ही लगाना। जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत आंसर लगा दिया है। क्लियर? तो ठीक है, स्टार्ट करें ना? मतलब स्टार्ट कर दिया और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चली थी वो किस एक का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर रिडम्पटिव मूवमेंट्स, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, revolutionary movements या old social movements। and the correct answer here would be, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से मुझे बता दो कि right to information campaign किसका एग्जाम्पल है? redemptive, reformist, revolutionary या old social movement? and the answer is yes, option B, that means reformist social movement। क्योंकि यहाँ पर हमने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करी थी, ठीक है? मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस था कि किस तरीके से जो है हमको भी इंफॉर्मेशन का राइट होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द न्यू फार्मर्स मूवमेंट बिगिन इन द पीरियड ऑफ डैश। जो न्यू फार्मर्स मूवमेंट है वो कौन से टाइम पीरियड में स्टार्ट होती है?
ठीक है, ऑप्शंस हैं 1960s, 1970s, 1980s या 1990s। आपको बताना है कि इनमें से कब न्यू फार्मर्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1970s। 1970s से हमको न्यू मूवमेंट्स या न्यू सोशल मूवमेंट्स या न्यू फार्मर्स मूवमेंट देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जब से न्यू सोशल मूवमेंट्स का टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है 60-70s के आसपास में। बट पर्टिकुलरली अगर फार्मर्स मूवमेंट की बात करें तो वो 1970s से देखने को मिलती है। क्लियर? न्यू, ओके, ओल्ड तो चली रही थी पहले से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु आर्ग्यूड दैट द यूज ऑफ मशीनरी एक्चुअली डी-स्किल वर्कर्स? किसने ऐसा बोला था कि अगर हम मशीन्स को यूज करेंगे तो जो हमारे वर्कर्स हैं ना वो डी स्किल हो जाएंगे। यानी कि डी स्किल होने का मतलब ये है यहाँ पे कि उनकी जो स्किल्स है ना वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी क्योंकि उनका काम मशीन्स कर लेंगी। आपको मुझे बताना है ऐसा किसने बोला है। ऑप्शंस, हैरी ब्रेबरमैन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या इमाइल डर्कीम। फटाक से बताओ किसने बोला था ऐसा? हैरी ब्रेबरमैन ने बोला था क्या, या कार्ल मार्क्स ने बोला था, या मैक्स वेबर ने बोला था, या इमाइल डर्कीम ने बोला था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हैरी ब्रेबरमैन। उन्होंने बोला था कि अगर मशीन्स को यूज करोगे तो वर्कर्स डी स्किल हो जाएंगे क्योंकि वर्कर्स का काम कौन कर लेगा? मशीन्स कर लेंगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस? इजी हैं, है ना, पढ़ा हुआ आप लोग ने सब। मैं तो बोल ही रही हूँ आप मेरे इतने होनहार स्टूडेंट्स हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेंस थीसिस पुट फॉरवर्ड बाय मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट डैश। अकॉर्डिंग टू द, फिर से रिपीट कर रही हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेंस थीसिस पुट फॉरवर्ड बाय द मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट डैश, an industrialized India of the 21st century shares most of the features with China or the United States in the 21st century than it shares with the 19th century India। मतलब कि एक कन्वर्जेंस थीसिस है जो इनमें से किसी एक थ्योरिस्ट ने दी है। वो ये बोलती है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया है ना 21st सेंचुरी की, वो ज़्यादा फीचर्स चाइना या यूएस के 21st सेंचुरी के साथ में मतलब शेयर करती है देन जो कि वो 19th सेंचुरी में थी। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया जिस पाथ ऑफ डेवलपमेंट में है तो वहाँ पर वो चाइना और यूएस वाले पाथ पर है, ठीक है, और जो कि वो मतलब अपने 19th सेंचुरी में हुआ करते थे। क्लियर? तो बताओ मुझे किसने बोला था ऐसा? ऑप्शंस आर क्लार्क केर, हैरी ब्रेबरमैन, इमाइल डर्कीम या मैक्स वेबर। जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आपके मिल जाने चाहिए। अच्छा, जैसे आंसर्स दे रहे हो ना तो कुछ इस तरीके से देना, जैसे मान लो फर्स्ट का आंसर ए है तो ऐसे फर्स्ट ए लिख देना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी है तो सेकंड बी लिख देना, थर्ड का आंसर आपको लगता है डी है तो थर्ड डी लिख देना, ऐसे। क्लियर? इस तरीके से आपके आंसर मुझे मिलने चाहिए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर बताया है। ठीक है, चलो बताओ फटाफट क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड दी आंसर हेयर इज ऑप्शन यस ए, दैट इज क्लार्क केर। तो जिनने भी ये वाला ऑप्शन टिक किया है ना वो सभी सही हो, बाकी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, चैप्टर्स को और अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो ये क्लार्क केर इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6। सिंस द 1990s द गवर्नमेंट हैज फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डैश। 1990s से गवर्नमेंट एक पॉलिसी फॉलो करती है, जो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी पॉलिसी है। प्राइवेट कंपनीज स्पेशली फॉरेन फर्म्स are encouraged to invest in sectors earlier reserved for the government, including telecom, civil aviation, power, license, etc. Licenses are no longer required to open industries. मतलब 1990 से गवर्नमेंट एक पॉलिसी फॉलो करती है जो आपको मुझे बतानी है। प्राइवेट कंपनीज स्पेशली जो फॉरेन फर्म्स वगैरह होते हैं उनको बोला जाता है कि आप उन सेक्टर्स में भी मतलब जो है इन्वेस्ट करो जो सिर्फ और सिर्फ पहले गवर्नमेंट के पास में थे, जैसे टेलीकॉम, पावर, सिविल एविएशन एक्सेट्रा। और लाइसेंसेज जो हैं वो अब इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं थे, ठीक है। तो कौन सी पॉलिसी है बताओ? ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है? क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट सोचो, थोड़ा दिमाग पर अपने प्रेशर लगाओ या अच्छे से जो है रिकॉल करने की कोशिश करो जो भी आपने पढ़ा है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। क्यों? देखो वैसे तो 1990s के बाद में, इवन 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एलपीजी अडॉप्ट करती है। एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बट यहाँ पर पर्टिकुलर इस एक स्टेटमेंट के अंदर क्या बात हो रही है कि प्राइवेट कंपनीज को एंकरेज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और जब प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती हैं तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, मतलब आप इजीली इन्वेस्टमेंट करो, प्राइवेट पर्सन भी इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। तो ऑब्वियस है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? बोलो, कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है ना? कोई डाउट भी हो ना, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मुझसे पूछनी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। आपको ऐसा नहीं लग रहा आप लोग केबीसी खेल रहे हैं और मैं अमिताभ बच्चन हूँ और आप लोग सारे कंटेस्टेंट हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ और आपको मुझे फटाफट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 7 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ फटाक से और बताओ। केबीसी का अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि डैश आर essentially the government's declared minimum procuring prices for agricultural products for a given year. It is primarily done to protect farmers from potential losses and to maintain a consistent price level. यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, मतलब जो भी आपने एक साल के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोड्यूस किया है उसका एक मिनिमम प्रोकरिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, सो दैट इज एसेंशियली गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जैसे मान लो कि आपने फॉर द ईयर 2022 वीट प्रोड्यूस किया है ना, तो इस वीट को मिनिमम कितने अमाउंट पर आपको सेल आउट करना है। तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए। अब आप चाहे इसको 15 पे बेचो चाहे 20 पे बेचो, लेकिन 10 तो मिलना ही मिलना चाहिए, है ना। तो इट इज़ प्राइमरीली, ये जो है मेनली इसलिए किया जाता है ताकि फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ऐसा ना हो कि कोई फार्मर है और वो अपने वीट को ले जाता है मार्केट में सेल आउट करने के लिए, तो लोग उससे बोलें कि आप 5 रुपये पर ही बेचो, 5 रुपये पर केजी, है ना। अगर वो 5 रुपीज़ पर केजी पे बेचेगा तो उसको ना ही कुछ प्रॉफिट होगा ना ही कुछ मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि एटलीस्ट ये तो मिनिमम होना चाहिए, है ना, ताकि एक कंसिस्टेंट प्राइस लेवल बना रहे और फार्मर्स को भी लॉस ना हो। तो इस तरह के एक सिस्टम को क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताएंगे, मुझे तो नहीं पता है, तो आप ही लोग मुझे बता पाएंगे। एंड द ऑप्शंस आर सपोर्ट प्राइजेस, सब्सिडीज, वेजेस या नन ऑफ दीज। ठीक है, बताओ 7 करोड़ मिलेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में, जल्दी से बताओ। सपोर्ट प्राइजेस, सब्सिडीज, वेजेस या नन ऑफ दीज, क्या बोला जाता है इस तरह की प्राइसिंग या इस तरह के एक सिस्टम को। एंड द आंसर इज, जल्दी बताओ, फिर कंप्यूटर महाशय से मैं पूछूं कि इसका सही जवाब क्या होगा। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सपोर्ट प्राइसेस। इस तरह के प्राइसेस को सपोर्ट प्राइसेस कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरीके से आपको सपोर्ट करी ना फार्मर्स को, तो उसको सपोर्ट प्राइसेस बोलते हैं। सब्सिडी नहीं बोलते हैं, सब्सिडी यू नो क्या होता है ना, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ पे करती है। वेजेस यू नो एक तरीके का इनकम, काइंड ऑफ है ना, जो पैसे मिलते हैं लोगों को काम करने के लिए, और नन ऑफ दिस तो हो गई नहीं, है ना। तो आंसर इज ए, दैट इज सपोर्ट प्राइसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु लेड द इम्पोर्टेंस ऑन फ्री इंक्वायरी टू ब्रिंग सोशल चेंज। आप मुझे ये बताओ कि सोशल चेंज लाने के लिए फ्री इंक्वायरी की बात किसने करी थी, जिसने कहा था कि फ्री इंक्वायरी होना चाहिए अगर हम सोशल चेंज लाना चाहते हैं तो। एंड दी ऑप्शंस आर राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, राजा रवि वर्मा या पंडिता रमाबाई। मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ, आप लोग सोच लो फटाक से और फिर मुझे आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। फ्री इंक्वायरी की बात कौन करते हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड दी आंसर इज ऑप्शन, जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, जल्दी लिखो, आपसे पहले कोई और बता देगा, नहीं तो ये कंपटीशन ही तो है आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में कि कौन कितनी जल्दी बता पाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सर सैयद अहमद खान। क्लियर, सर सैयद अहमद खान जो है वो एक तरीके से जो मुस्लिम सोसाइटी में जो मुस्लिम वुमेन्स वगैरह है ना, उनकी बात कर रहे होते हैं, उनकी भी अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो आप फ्रीली इंक्वायरी करो कि क्या है, कहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच सोशल रिफॉर्मर वॉज अ फिलोसोफर, प्रिंटर, राइटर, पब्लिशर, एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा।
मतलब कि यहाँ पर किसी एक सोशल रिफॉर्मर की बात कर रहे हैं जो कि फिलोसोफर भी हैं, राइटर भी हैं, पेंटिंग भी करते हैं, पब्लिशर भी हैं, सॉरी प्रिंटिंग भी करते हैं, पब्लिशर भी हैं, बुक वगैरह भी पब्लिश करते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, ठीक है, बिजनेस वगैरह भी करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप सोचो एक ही पर्सन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, कौन हो सकते हैं वो? ज्योतिबा फुले, राजा रवि वर्मा, विद्यासागर या वीर लिंगम? एंड दी करेक्ट आंसर, जल्दी फिर से देखो, फिर से एक बार रीड कर लो, मैं रुक जाती हूँ जब तक आप लोग के रिप्लाई के लिए, तब तक आप लोग मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड दी आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विद्यासागर। जो विद्यासागर हैं वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज विद्यासागर। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following tribe have turned into settled agriculture? आप मुझे ये बताओ कि इनमें से वो कौन सी ट्राइब है जो सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉलो करने लगी है। सेटल्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि आप जो है कहीं पर सेटल हो चुके हैं और फिर वहीं पर आप जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। अदरवाइज हमने देखा है कि ट्राइब्स जो है वो जनरली मूव करते रहते हैं, बट यहाँ पर कोई एक ऐसी ट्राइब है जिसने सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। एंड कौन सी ट्राइब है? ऑप्शंस आर बिरहोर्स, संथल, होस या गोंड। ठीक है, बताओ, गोंड ट्राइब है, हॉर्स ट्राइब है, संथल्स हैं या फिर बिरहोज हैं? कौन है जो सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉलो कर चुके हैं या उसमें टर्न हो चुके हैं? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हॉर्स। हॉर्स जो हैं वो सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉलो कर रहे हैं। देखो, वैसे तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं चैप्टर के अंदर, बट मान लो आपको याद नहीं था या याद नहीं रहता है, तो एक छोटी सी कॉपी लो, ठीक है, या अपनी नोटबुक लो और उसमें ना कहीं पे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ कि जैसे जस्ट टेक दिस इज कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, मान लेते हैं आपने पढ़ा था या नहीं भी पढ़ा था पूरे चैप्टर के अंदर, तो क्या करो, ऐसे लिखो, होस्ट ट्राइब इक्वल्स सेटल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब जैसे मान लो जब आप एग्जाम टाइम में जाओगे ना या एग्जाम देने जाओगे, उसके एक दिन पहले रिवीजन कर रहे हो, तो फटाफट ये शॉर्ट नोट्स उठाओ और एक बार इनको रीड कर लो कि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा, है ना। तो मतलब देखो, आप एक बार प्रैक्टिस पेपर करोगे, फिर आप दूसरा प्रैक्टिस पेपर करोगे, बहुत बार याद नहीं रह जाती हैं चीज़ें, तो अगर कहीं पर लिख लोगे ना तो याद रह जाएंगी। तो इसलिए उसको क्या है, कहीं पर ऐसी जगह लिख लो जिसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हो एग्जाम टाइम पे, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को तो एटलीस्ट नहीं भूलोगे। ओके, कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The matrilineal system has inherent disagreements and that is based on। जो matrilineal system है ना, उसमें कुछ disagreements होते हैं और वो disagreements किस एक चीज़ पर based होते हैं ये आपको बताना है। and the options are women are deprived power, women के पास में power नहीं होती। second, structure of authority। third, leniency towards men, men की तरफ जो है ज़्यादा लीनियंट होते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। मेट्रीलिनियल सिस्टम में कुछ डिसअग्रीमेंट्स होते हैं, वो डिसअग्रीमेंट्स क्या होते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेट्रीलिनियल सिस्टम क्या होता है। एंड द आंसर हेयर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। मेट्रीलिनियल सिस्टम में कुछ बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। देखो, मेट्रीलिनियल वो होता है जहाँ पर जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है ना वो मदर से डॉटर को होता है। जैसे मान लो कि ये ए बी कपल है और ये जो है फीमेल है और ये ऑब्वियस है मेल ही होगा ठीक है, इनके बच्चे हैं एक्स वाई जेड, और हम देखते हैं कि एक्स जो है वो कौन है, डॉटर, और ये दोनों सन है। तो बी के पास में पूरी प्रॉपर्टी है, तो बी अपनी प्रॉपर्टी दे देगी किसको, एक्स को। अब एक्स तो डॉटर है, इसकी शादी हो जाएगी, मान लो इसकी शादी हो गई पी से, ये अपने दूसरे घर चली गई, ठीक है। अब ये जो एक्स है ना, इसके भी मान लो कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं इसके, एस टी, 2 बच्चे हैं इसके, एस फीमेल और टी मेल, मतलब ये डॉटर और ये सन, तो एक्स की प्रॉपर्टी जाएगी एस को, ठीक है, और फिर ये सिस्टम आगे चलता रहेगा। तो जहां पे प्रॉपर्टी मदर से डॉटर की तरफ जा रही होती है उसको हम बोलते हैं मैट्रिलिनियल सिस्टम। अब इसमें देखो क्या डिसएग्रीमेंट होता है कि पहला, वुमेन आर डिप्राइव्ड पावर, क्योंकि यहाँ पे भले ही प्रॉपर्टी फीमेल के नाम पर है पर मेल अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़, अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो उसको बहुत लोग डिसएग्री करते हैं। और तीसरी चीज़, लीनियंसी टुवर्ड्स मैन, क्योंकि देखो एक तरफ ना क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी हैं, इनकी डॉटर है एक्स और एक्स की शादी हो गई पी से, तो फिर इसकी डॉटर हो गई कौन, एस, ठीक है, ये एक चीज़ मैंने आपको बताई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक्स की शादी हुई पी से
और मान लो P की भी कोई बहन है, P की एक बहन है जिसका नाम है C2, ठीक है, P की एक बहन है जिसका नाम है C2। अब C2 की भी शादी हो गई, मान लो C2 की शादी हो गई A2 से, ठीक है। तो अब ये जो P है इसका ध्यान अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी पर भी है और अपनी सिस्टर की प्रॉपर्टी पर भी है, दोनों चीजों को उसको संभालना होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना लीनियंसी टुवर्ड्स मेन, तो वो मेन एक कन्फ्लिक्ट जोन में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, कोई डाउट है? ठीक है, होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड। जहाँ पर सोशल रिसोर्सेज को लेके इक्वल एक्सेस नहीं होता है सभी को, उसको क्या बोला जाता है? सम सोशल इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स innate differences between individuals, like for example their varying abilities and efforts। कुछ ऐसी सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं जो कि innate differences की वजह से होती हैं, मतलब आपके अंदर ही वो चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी बनाई जाती है। जैसे किसी की एबिलिटी या उसके एफर्ट्स की हम बात करें, तो इस तरह के सोशल इनइक्वालिटी या इस तरह का एक जो अनइक्वल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑप्शंस, ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, ये सोशल इनइक्वालिटी है, ये कल्चरल इनइक्वालिटी है, या ये सोशल इक्वालिटी है। ठीक है, ये मुझे आपको मुझे बताना है कि जहाँ पर रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी उतना ही सिंपल है, एंड यस द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। ये सोशल इनइक्वालिटी को दिखाता है कि सभी के पास में रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस जो है वो नहीं है, और जो इनइक्वालिटी है वो कुछ इननेट डिफरेंसेस की वजह से है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Sociologists use the term dash to refer a system by which categories of people in a society are ranked in a hierarchy। एक टर्म सोशोलॉजिस्ट यूज करते हैं जिसके थ्रू हम सोसाइटी के अंदर जितने भी कैटेगरीज ऑफ पीपल रह रहे हैं उनको एक हायरार्की में डिफाइन कर देते हैं या रैंक कर देते हैं। दिस हायरार्की देन शेप्स पीपल्स आइडेंटिटी एंड एक्सपीरियंसेस, their relations with others as well as their access to resources and opportunities। और ये जो हायरार्की क्रिएट की जाती है ना, यही हायरार्की फिर लोगों की आइडेंटिटी बनाती है, उनके एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करती है, उनके लोगों के साथ में क्या रिलेशन रहेंगे, रिसोर्सेज का उनका कितना एक्सेस रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, इन सारी चीज़ों को डिफाइन करती है। तो वो कौन सा टर्म है जो ये सब कुछ डिफाइन कर देता है? ठीक है, आपको मुझे बताना है। एक बार चाहो तो फिर से रीड कर लो क्वेश्चन को, मैं ऑप्शंस बोलती हूँ। ठीक है, सोशल ग्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिकल हायरार्की या सोशल इक्वालिटी। ठीक है, फटाफट बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए बी सी या डी। सोशोलॉजिस्ट इसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सोसाइटी, तो हम इसमें एक हायरार्की बना देते हैं कि ये अपर कास्ट, ये उनसे लोअर, फिर ये उनसे भी लोअर, और फिर ये सबसे ज़्यादा नीचे। ठीक है, अब जैसे ये मान लो अपर कास्ट में है, ठीक है, तो इनके क्या रोल्स रहेंगे, इनकी आइडेंटिटी कैसी होगी, ये किसके साथ में कैसा रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, तो एक हायरार्की बन जाती है। ये जो मैंने आपको इस तरह का एक डायग्राम बना के दिखाया था ना क्लास में, मतलब जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो उस हायरार्की की बात करें। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऐसे ही होता है ना, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जो पूरी सोसाइटी का डिवीजन एक्सप्लेन करता है जो। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14 एंड बहुत सिंपल सा है, आपको एक ईयर बताना है कि प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन। प्लानिंग कमीशन कब बनती है? 1940, 1945, 1950 या 1952? ठीक है, बताओ जल्दी से, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी? फटाक से बता दो, इसका तो आंसर बहुत सिंपल सा है, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश होती है। जो पहले नेशनल कमेटी बनती है ना, वही बाद में जाके प्लानिंग कमीशन बन जाती है 1950 में, तो इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस्ड हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड? तो आपको ये बताना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा रहता है, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो कौन सी सिटी में हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दी ऑप्शंस आर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? बताओ जल्दी जल्दी बताओ फटाफट कि रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हमको सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, ए बी सी और डी, एंड दी करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज।
क्योंकि आपको पता होगा कि कोलकाता, चेन्नई और मुंबई ये जो है पोर्ट सिटीज़ हुआ करती थी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर थे। तो डेवलपमेंट इन सिटीज़ का सबसे ज़्यादा हुआ था यहाँ पर, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह भी हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन यहीं पर हमको देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर The government passed the Fourth Factories Act, which reduced the working day to 10 hours. आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट जो है वो फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट पास करती है, तो जिसके थ्रू वर्किंग आवर्स को 10 आवर्स तक और रिड्यूस कर दिया जाता है। तो कौन से ईयर में ये चीज़ होती है? ठीक है, 1920, 1921, 1922 या 1923? जल्दी से बताओ फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा? 20, 21, 22 या 23? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1922। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज 1922, जब फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द आदि धर्म मूवमेंट वाज विजिबल इन द स्टेट ऑफ? आदि धर्म मूवमेंट हमको कौन से स्टेट में देखने को मिलती है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या दिल्ली? ठीक है, कहां पर हुई थी आदि धर्म मूवमेंट? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। आदि धर्म मूवमेंट जो है वो पंजाब में हेल्ड होती है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 18, द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड इन? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना बिल्कुल फैक्चुअल वाले, जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आपको बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस जो है वो कब फाउंड होती है? 1914, 1915, 1917 या 1916? बताओ फटाफट, 14, 15, 16, 17 कब होती है ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस की मतलब फाउंडेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज 1914। अच्छा देखो, ये ना इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है, जैसे अभी आपने फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट में भी देखा कि 1922 ईयर था तो उसके आसपास के सारे दे दिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि 1922 दे दिया, 1932 दे दिया, 1902 दे दिया और 1942 दे दिया, तो इसके थ्रू भी कंफ्यूज किया जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल एक्यूरेट रहना अपने ईयर्स के साथ में कि कौन सी चीज़ कब हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, डिबेट्स विथ कम्युनिटीज वर कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड? लाइक फॉर इंस्टेंस, Sati was opposed by the Brahmo Samaj. Orthodox members of the Hindu community in Bengal formed an organization called Dash and petitioned the British, arguing that reformers had no right to interpret sacred text. अब आपको ये बताना है कि ये डैश में क्या आने वाला है, यानी कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ कि मेनली मैं आपको बताऊं तो 19th सेंचुरी की बात हो रही है। 1920 सेंचुरी में जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे तो बहुत सारे डिबेट्स भी चल रहे थे। जैसे सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए ब्रह्मो समाज जो है वो बनाया जाता है, जो सती प्रथा को ख़त्म करने की बात करता है। लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटीज़ होती हैं बंगाल में, वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ब्रिटिशर्स को बोलती हैं कि रिफॉर्मर्स को कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे जो सेक्रेट टेक्स्ट हैं उसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड दी ऑप्शंस आर ब्रह्मो समाज, आर्य सभा, धर्म सभा या नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? ब्रह्मो सभा, आर्य सभा या धर्म सभा या नन ऑफ दीज? एंड दी करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज धर्म सभा, क्योंकि सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश करते हैं और इसी के अगेंस्ट में एक काउंटर मूवमेंट चलती है जिसको धर्म सभा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब बढ़ावा दे रही होती है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज धर्म सभा। ठीक है, आ रहे क्वेश्चन समझ में? अब हम आ गए हैं हमारे सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन सेज दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशंस. द ascribed aspect of social inequality is reinforced by the practice of dash. That is, marriage is usually restricted to the members of the same caste, so ruling out of the potential for blurring caste lines through intermarriage. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जनरेशन टू जनरेशन चलती है। इसी में जो सोशल इनइक्वालिटी का एक एस्क्राइब्ड एस्पेक्ट है वो ये बोलता है मतलब उसको रीइंफोर्स किया जाता है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक के थ्रू मतलब कि मैरिज जो होगी ना वो सेम कास्ट में ही होगी। अगर आप उसके बाहर मैरिज करते हो तो आप कास्ट लाइंस को तोड़ रहे हो, कास्ट रूल्स को तोड़ रहे हो और वो एक इंटर मैरिज के थ्रू होगा। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? जो बॉक्स है उसमें क्या फिल करना है आपको, मतलब जो ब्लैंक है उसमें क्या फिल करना है आपको, और आप चाहें तो एक बार वापस से रीड कर लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड द ऑप्शंस आर
पॉलीगैमी, एक्सोगैमी, एंडोगैमी या नन ऑफ दिस? ठीक है, फटाफट बताओ मुझे क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। पॉलीगैमी होगा, एक्सोगैमी होगा, एंडोगैमी होगा या नन ऑफ दिस? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन, फटाफट, सी, दैट इज एंडोगैमी। ठीक है, एंडोगैमी में ही सेम कास्ट में मैरिज की जाती है। तो वो बोलते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जनरेशन टू जनरेशन चलती है। इसका एक एस्क्राइब्ड एस्पेक्ट ये भी होता है सोशल इनइक्वालिटी का, कि इसको हम एंडोगैमी के थ्रू रीइंफोर्स करते हैं कि आप शादी करो तो सेम कास्ट में करो, उससे बाहर शादी मत करो। क्लियर? तो ये सारी बातें समझ में आ गई, शादी ब्याह सोसाइटी सब कुछ। ठीक है, सो दैट इज योर सेक्शन ए, जहाँ पर 20 एमसीक्यूज हैं। और जैसे कि आपने देखा कि जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पर दिए हैं, आपको उनके आंसर्स फटाफट लगाने हैं, अच्छे से रीड आउट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। आई होप सो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, इवन सभी स्टूडेंट्स के जितने भी एमसीक्यूज आपने बताए हैं, आंसर किए हैं, वो सारे के सारे सही होंगे। एंड इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। तो एमसीक्यूज के लिए मैं मेनली आपको बोलूँगी कि आप अच्छे से चैप्टर्स को रीड आउट करो। अगर आप अच्छे से चैप्टर्स को रीड करते हो तो आप अच्छे से एमसीक्यूज को आंसर कर पाओगे, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस हो जाएंगी और एक एक नंबर करते करते ना बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ को याद रखना। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी में, जहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, टोटल 18 मार्क्स। और यहाँ पर आपको 30 वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब 30 वर्ड्स में क्योंकि क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो हम जो क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्ट सीधे उसी को आंसर करेंगे, और वो भी वेरी शॉर्ट में। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, बहुत इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब हमको नहीं करना है। जस्ट सिंपली जो क्वेश्चन में पूछा है उसको आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे हाईलाइट करने की, कि अंडरलाइन वगैरह कर दें जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। सोशल मूवमेंट्स ऑल्सो डेवलप डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट, व्हाट आर दीज? सोशल मूवमेंट में बहुत अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए जाते हैं, वो कौन कौन से प्रोटेस्ट होते हैं ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप तो इजीली बता दोगे, अभी आपके माइंड में पूरे आंसर्स आ ही गए होंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज कैंडल मार्च, अहिंसा, यूज ऑफ ब्लैक क्लोथ, टॉर्च लाइट प्रोसेशंस, ये जो सारे होते हैं ना, ये सब सोशल मूवमेंट्स के ही डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट होते हैं। तो आपको आंसर को कुछ इसी तरह से लिखना है। क्लियर? तो ऐसे 4-5 लिख देना, और भी कोई याद आए तो वो भी लिख देना, कि कैंडल लाइट तो होता ही है, अहिंसा भी होता है, यूज ऑफ ब्लैक क्लॉथ भी होता है, टॉर्च लाइट प्रोसेशन भी होता है, और इसी के साथ साथ में मार्च मतलब नॉर्मली हम निकालते हैं बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह लेके, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। क्लियर? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। सो व्हाट आर काउंटर मूवमेंट्स, गिव एग्जांपल्स। अभी मैंने आपको एमसीक्यू में काउंटर मूवमेंट्स के बारे में बताया, आपको वही बताना है और एक एग्जांपल भी देना है ना। तो देखो, आप बताएंगे काउंटर मूवमेंट्स ऑफन अराइज इन डिफेंस ऑफ स्टेटस क्यू। जैसे कोई स्टेटस क्यू बना हुआ है, उसको बिगाड़ने के लिए अगर कोई मूवमेंट चल रही है तो फिर काउंटर मूवमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है ना, तो इसको हाईलाइट कर दो। ओके, अब देखो, जब राजा राम मोहन रॉय ने कैंपेन चलाई थी सती प्रथा को खत्म करने के लिए और ब्रह्मो समाज को फॉर्म किया था, तब जो चाहते थे कि सती प्रथा बनी रहे, उन्होंने धर्म सभा को फॉर्म किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक पिटीशन भी दी कि आप सती के अगेंस्ट में कोई भी जो है लॉ लेकर नहीं आएंगे। क्लियर? जब रिफॉर्मर्स ने गर्ल्स एजुकेशन की बात करी, एक और एग्जांपल दिया है कि जब रिफॉर्मर्स ने गर्ल्स एजुकेशन की बात करी तो बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे लोगों ने तब भी प्रोटेस्ट किया जब विडो रीमैरिज की बात की गई। जैसे मान लो किसी पर्सन ने बोला कि भाई जो लोग विडो हो चुकी हैं उनकी भी रीमैरिज हमको करवानी चाहिए ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके, तो ऐसे लोगों को उनने सोसाइटी से बॉयकॉट ही कर दिया कि आप जो है हमारी सोसाइटी से बाहर रहेंगे, नहीं तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरीके से। तो काउंटर मूवमेंट्स वो होती हैं जो जब भी स्टेटस क्यू को चेंज किया जाता है तो उसके डिफेंस में बनती हैं। क्लियर? तो आपको ऐसे डिफाइन करना है कि काउंटर मूवमेंट्स क्या होती हैं और एग्जांपल देना है। देखो मैंने हाईलाइट किया ना, आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, तो ये आपको ध्यान देना है कि हाईलाइट करो तो और अच्छे से आपका आंसर विजिबल होता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। आपको बताना है डेमोग्राफिक डेटा क्या होता है, एंड आप बताएंगे कि डेमोग्राफिक डेटा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक कंट्री के लिए, क्योंकि डेमोग्राफिक डेटा से हमको उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता चल जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि हमको क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर आनी है, कैसे प्लान्स बनाने हैं, कैसे उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। हमको पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लाने में भी हेल्प होती है, और हमको ये भी पता चलता है कि हमारी कंट्री डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज में है या उस स्टेज को पार कर चुकी है।
क्लियर। तो इसके लिए डेमोग्राफिक डेटा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो मिला के 30 वर्ड्स आपके हो जाएंगे, है ना। अगर 1-2 पॉइंट लिखोगे तो शायद उतने ज़्यादा ना हो पाए, तो थोड़े से 3-4 लिख देना, ठीक है, ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Mention 2 important reasons that can be attributed for the rise of Dalit movements. आपको कोई 2 रीजन बताने हैं जिसकी वजह से दलित मूवमेंट होती है, बता सकते हो आप, है ना। इजी सा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज स्ट्रगल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पेस फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड सेकेंड इज स्ट्रगल फॉर एबॉलिशमेंट ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन एंड दैट अनटचेबिलिटी इम्प्लाइड। तो देखो, पहला स्ट्रगल है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और स्पेस फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ डिटर्मिनेशन से आप ये समझ सकते हो कि हमारे लिए भी सोसाइटी में एक जगह बनी रहे, हमारी भी एक रिस्पेक्ट हो, ठीक है। और दूसरा है जो भी हमारे अगेंस्ट में स्टिग्मास हैं, जैसे अनटचेबिलिटी एक हो गया, और उसी से और भी रिलेटेड, वो सभी को एबॉलिश किया जाए। तो जब भी दलित मूवमेंट्स राइज होती हैं तो उनके ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। क्लियर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या समझते हैं। एंड क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड लिमिट है, तो बिल्कुल शॉर्ट में हम बताएंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड व्हेन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज ड्रास्टिकली एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स. During this time period, new chemical fertilizers, synthetic herbicides and pesticides were created that resulted in drastic changes in output and increased growth and productivity. मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसी मतलब ये किस चीज़ का रिजल्ट होता है, क्योंकि जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, सिंथेटिक हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी क्रिएट किए गए, जिससे आउटपुट में हमको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो जाती है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में एग्रीकल्चर में मशीनरी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, और जब मशीन्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जो प्रोडक्टिविटी है, दैट इज दी ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी इनहैंस हो जाती है। क्या हो जाती है? इनहैंस हो जाती है। और इसी के साथ साथ में जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड था, तो इसमें हमने देखा कि कैसे हमने केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी को हम यूज करते थे, और इनको तो यूज करते ही थे, साथ ही साथ में हमने ये देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में 2 मेन क्रॉप्स हुआ करते थे, एक व्हीट और राइस, ठीक है। एक होता था आपका व्हीट और दूसरा कौन सा होता था? राइस। तो ये 2 क्रॉप्स हैं हमारे जिनको हमने मेनली जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो आप चाहो तो आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इट इज अ टाइम पीरियड व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वाज एनहांस्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स. ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स, क्योंकि हमने जो है HY वैरायटी सीड्स को यूज किया था, तो उसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी थी, वो इंक्रीज हो गई थी. तो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन में लिखने के लिए आपके पास में ढेर सारे पॉइंट्स हैं, है ना, मतलब बहुत कुछ है. अब हम चाहें तो भावनाओं में बह के 100 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, बट डू रिमेंबर 30 वर्ड्स, कि हमको इसको आंसर करना है सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में, तो हम आंसर भी सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में ही लिखेंगे. तो आपको उसको कंसाइज करना है. देखो मैं आपको यहाँ पर आप देखोगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको लगेंगे कि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में तो आ ही नहीं सकते, ये तो पक्का लॉन्ग में ही आएंगे. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मतलब उल्टा हो जाता है. हम सोच के जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो पक्का, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है तो ये बनता है कि ये क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाए, बट मान लो अगर ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है, तो आप कैसे उसको कंसाइज करोगे, इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, है ना. तो इसलिए यहाँ पर जो आपको आंसर लिखना है वो 30 वर्ड्स में लिखना है. कैसे आप इतने सारे पॉइंट्स को कम वर्ड्स में लिखोगे. क्लियर. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. Distinguish between a nuclear and an extended family. सिंपल सा क्वेश्चन है, हम तो बता ही सकते हैं इसका आंसर कि एक न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और एक एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो बहुत इजीली आंसर जानते हैं. न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहां पर सिंगल बेसिक फैमिली यूनिट, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, वो लोग रह रहे होते हैं. और एक्सटेंडेड फैमिली में जहां पर रिलेटिव्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, इन-लॉज भी हैं, आंट्स भी हैं, अंकल्स भी हैं, ये सब साथ में रहते हैं. क्लियर. तो जैसे अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली की, तो जैसे मान लो
ये ए और बी आपके पेरेंट्स हैं और ये एक्स आप हो और ये वाई जेड आपके भाई बहन हैं, दैट इज जस्ट न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली ऐसी होती है कि जैसे मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके भी पेरेंट्स, जस्ट सपोज उनके पेरेंट्स हैं पी क्यू, अब इनके जस्ट सपोज 3 बच्चे हैं, एक आपके पेरेंट्स हैं ए बी, ठीक है, एक है सी डी और एक है ई एफ, क्लियर। अब इनके भी बच्चे हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड इनके हैं और इनके हैं कौन कौन, टी और यू, ठीक है, और इनके हम मान लेते हैं, क्या मान लें, आर एस वी, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी रिलेटिव्स वगैरह भी, मतलब ये इस तरीके से पूरा एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम चलता है, क्लियर। तो मतलब मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बट लिखना कैसे है तो वो यहाँ पे है ना, कि द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली इज दैट न्यूक्लियर फैमिली रिफर्स टू अ सिंगल बेसिक यूनिट ऑफ पेरेंट्स इंक्लूडिंग their children, and extended family refers to relatives with grandparents, in-laws and aunties and uncles, clear। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब बताओ मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। सो मैं आपको बता रही हूँ ना वही चीज कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्वेश्चन है, ये भी एटलीस्ट 4 मार्क्स में तो पूछा ही जाना चाहिए, बट यहाँ पर मैंने क्यों रखा है इसको कि अगर मान लो 2 मार्क्स में आता है तो आप कैसे उसको आंसर करोगे, है ना। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप ये लिखोगे कि इट मीन्स एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट इज कैरिड आउट बेस्ड इन एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड फार्मर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ये होता है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा वो एक एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है बायर दैट इज अ कंपनी और जो फार्मर है उसके बीच में। इस तरह की फार्मिंग में कंपनी क्या करती है, क्रॉप आइडेंटिफाई करती है। जैसे मान लो लेस कंपनी है ना, अब लेस कंपनी को सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं पोटैटो की, क्लियर। तो उसने बोला कि मुझे पोटैटो चाहिए और यहाँ पे ये एक एक्स फार्मर है, ये कौन है, ये फार्मर है, ठीक है। तो उनने बोला इसको एक्स फार्मर को कि आप हमको पोटैटो जो है उसको मतलब उसका प्रोडक्शन करके दो और जितना भी आपकी फील्ड पे प्रोडक्शन होगा हम आप उसको जितना भी रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा वो हम आपको पे करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स ने अब ये पोटैटो का जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको क्या हो गया था, लेस कंपनी के साथ में उसने ये एग्रीमेंट कर लिया था। क्या कर लिया था, एग्रीमेंट, क्लियर। अब इसकी जो फील्ड थी उस पे इसने सिर्फ और सिर्फ पोटैटो ही ग्रो किए। मान लेते हैं कि इसकी फील्ड पे 200 क्विंटल्स पोटैटो जो है उसकी मतलब क्या होती है, क्या बोलेंगे, खेती होती है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है। अब कंपनी ने बोला था कि हम अगर आप हमको 200 क्विंटल्स जो है ग्रो करके देते हो तो हम आपका 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से परचेस कर लेंगे। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से हम आपसे परचेस कर लेंगे। तो इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और फिर जितना भी अमाउंट होगा वो किसके पास में जाएगा, फार्मर के पास में जाएगा और सारे के सारे पोटैटो किसको दे दिए जाएंगे, लेस कंपनी को, क्लियर। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मतलब ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओगे कि कंपनी आइडेंटिफाई करेगी क्रॉप जो कि ग्रो करना है, उसी के सीड्स वगैरह प्रोवाइड करेगी और भी अगर इनपुट्स वगैरह चाहिए तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, इवन वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करेगी कि अब जैसे इस फार्मर को यहाँ पे पोटैटो ग्रो करने हैं तो मान लो उसके पास में सीड्स के लिए पैसे नहीं है तो कंपनी उसको सीड्स के लिए पैसे भी देगी। अब वो बोलता है कि मुझे जब पूरा कल्टीवेशन वगैरह हो गया है तो अब मतलब प्रोडक्शन हो गया है, अब मुझे उसको कल्टीवेट करना है और सारे जो है उसको अच्छे से क्लीन वगैरह करके आपको देना है, तो उसके लिए मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है। तो ये आपको वो मतलब ये बोलेगा कि मैं वर्कर्स लगाऊंगा लेकिन वर्कर्स को पे करने का पैसा मेरे पास में नहीं है, तो ये बोलेंगे हम आपको उसका भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न में फार्मर को एक एश्योरिटी मिल जाती है कि जितना भी प्रोडक्शन मैं करूंगा उसका प्राइस मुझे पे कर दिया जाएगा, उसकी एक गारंटी होती है क्योंकि एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो अब इतना सारा कुछ तो डिटेल में नहीं लिख सकते, 30 वर्ड्स है, ठीक है। तो जस्ट राइट दिस मच कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दैट इज कैरिड आउट बेस्ड इन एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड द फार्मर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कंपनी आइडेंटिफाइज द क्रॉप, ठीक है, प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल एंड अदर इनपुट्स। इन रिटर्न farmer is assured of market because company guarantees that it will purchase a product at a predetermined fixed price, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ऐसे हाईलाइट भी कर देना और ये हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट, क्लियर।
कोई डाउट इसमें? आई होप सो नहीं होगा, है ना। चलो आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे। Who are privileged minorities? आपको बताना है कि privileged minorities कौन होती हैं, तो आप बता सकते हैं, है ना। And you will answer it like कि privileged minorities are a special group of minorities for whom some special provisions have been made or special qualification is attached to a specific minority group. प्रिविलेज माइनॉरिटीज़ वो होती हैं जो कि मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ माइनॉरिटीज़ का ग्रुप है जिनके पास में कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, और वो उतने ज़्यादा डिसएडवांटेज पर नहीं होती हैं जितने ज़्यादा दूसरी माइनॉरिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम रिलीजन में बात करें तो कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ वगैरह भी होती हैं जो कि बहुत ही मतलब जो कि माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा मतलब उनके साथ में वो नहीं हुआ होता सोशल एक्सक्लूजन या सोशल इनइक्वालिटी, या उनके साथ में ऐसा कोई बैड ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता है, एंड दे आर इकोनॉमिकली ऑल्सो वेल ऑफ। ठीक है, तो उस तरह की अगर कोई ग्रुप है तो हम उनको प्रिविलेज माइनॉरिटीज बोलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसमें एक आध एग्जाम्पल भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैयतवारी सिस्टम? अब आपने जमींदारी सिस्टम तो बहुत बार पढ़ा है और आप में से बहुतों को जमींदारी सिस्टम पता होगा, बट रैयतवारी आप में से बहुत कम को पता होगा, क्योंकि जमींदारी को तो चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रैयतवारी को उतना ज्यादा नहीं किया है, तो इसीलिए हम जनरली इस एक छोटी सी चीज को भूल जाते हैं, बट इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आप बताएंगे दैट रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर वाज इंट्रोड्यूस्ड अर्ली इन द 19th सेंचुरी इन प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब कि 19th सेंचुरी में बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सेटलमेंट होगा दैट हैज टू बी मेड बिटवीन बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर हु वाज द प्रोप्राइटर बट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब देखो क्या होता है, जनरली जैसे हम जमींदारी सिस्टम में देखते थे उसमें क्या होता था कि ये जैसे आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ये जमींदार है, ठीक है, और ये पीजेंट है। अब ये लैंड पे इतना कल्टीवेशन कर रहा है, इतना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो इसने 200 क्विंटल्स वीट प्रोड्यूस किया, क्लियर। अब उस 200 क्विंटल्स पे मान लेते हैं जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको सेल आउट होना था या जैसे भी करके, तो इसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता। अब यहाँ पे जमींदार आएगा, बोलेगा कि आप जो है मतलब उस एक तरीके का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास में। अब गवर्नमेंट ने मान लो फिक्स किया है 5% टैक्स, तो ये आके बोलता है कि आपको देना पड़ेगा कम से कम 25% टैक्स, क्लियर। इनसे लेता है 25% टैक्स और उसमें से सिर्फ 5% गवर्नमेंट को देता है और 20% खुद रख लेता है। तो इस तरीके से जमींदारी सिस्टम जो है वो एक एक्सप्लॉइटेटरी सिस्टम हुआ करता था। बट अगर हम बात करें रैयतवारी सिस्टम की, तो रैयतवारी सिस्टम में ये जमींदार होते ही नहीं थे और गवर्नमेंट और पीजेंट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था, ठीक है। गवर्नमेंट डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर जो कि केयर टेकर होता था कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्लियर। आइए भी यहाँ तक समझ में। तो यहाँ पे जमींदार का कोई रोल नहीं है, तो ये एक अच्छा सिस्टम होता था। और हम देखें जहां जहां पर रैयतवारी सिस्टम था वहां के एरियाज में अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर बी, जहां पे टोटल 9 क्वेश्चंस थे और 9 क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना था आई होप सो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर सी पे। सो सेक्शन सी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीजेंट एंड न्यू फार्मर्स मूवमेंट। आपको ये बताना है कि पीजेंट और न्यू फार्मर्स मूवमेंट में क्या एक डिफरेंस होता है। बट डू रिमेंबर सेक्शन सी स्टार्ट करने के पहले दैट इज 80 वर्ड्स एंड 4 मार्क्स। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है 80 वर्ड्स में और 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 4 मार्क्स के लिए जनरली हम यही सोचते हैं 4 मार्क्स से फटाफट 4 पॉइंट्स लिखे एंड दैट्स इट, बट ऐसा नहीं है। आपको ये 80 वर्ड लिमिट को याद रखना होता है और 80 वर्ड लिमिट ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छे से आपको अपने आंसर को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना होता है, ठीक है। तो इसमें मेरा एक ये सजेशन है कि अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और फिर उसके बाद में मेन पार्ट पर फोकस करें, क्लियर। अब जैसे यहाँ पर तो इनने पीजेंट और न्यू फार्मर्स मूवमेंट पूछा ही है, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ही, हम बताएंगे ही कि पीजेंट मूवमेंट क्या होती है, न्यू फार्मर्स मूवमेंट भी क्या होती है। बट ऐसा मत करना कि बस स्टार्ट किया पीजेंट मूवमेंट में ये होता है, फार्मर्स मूवमेंट में ये होता है, मतलब यही हमको बताना है, बट एकदम बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होना चाहिए आंसर, है ना। थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस भी करो।
तो इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि एक या दो लाइन, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा लिख रहे हो इंट्रोडक्शन ही आपने कम से कम 5-6 लाइन का लिख दिया है और 30-40 वर्ड्स उसी में हो गए और आप सिर्फ 40 वर्ड्स में अपना मेन पार्ट लिख रहे हो, ये नहीं करना है। आप एक आध लाइन का इंट्रोडक्शन लिखो 10-20 वर्ड्स का, और फिर उसके बाद में आपके 80 वर्ड्स में जो है मतलब एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 4 पॉइंट्स तो अच्छे खासे लिखो ही अपने क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो 80 वर्ड्स को हमको ध्यान रखना है एंड 4 मार्क्स। क्लियर? भूलेंगे तो नहीं ना? चलो सो कैसे लिखोगे आंसर को, देखो सबसे पहले बताओगे पीजेंट मूवमेंट के बारे में कि पीजेंट मूवमेंट या अग्रेरियन स्ट्रगल जो है वो प्री कॉलोनियल टाइम से ही चल रहा है। मतलब कि अगर हम बात करें न्यू फार्मर्स मूवमेंट की तो ये स्टार्ट होती है अराउंड 1970s, लेकिन जो हमारी पीजेंट मूवमेंट है वो कब से स्टार्ट हो गई? प्री कॉलोनियल टाइम से। मूवमेंट जो है वो 1858 से लेके 1914 में भी मतलब चलती रही। एक तो फेज हमको 1858 के आसपास में देखने को मिलता है, फिर 1914 तक भी कंटिन्यू होती हैं। तो यहाँ पर जो मूवमेंट्स थी ना वो थोड़ी लोकलाइज्ड थी। मतलब जैसे मान लो ये पूरा इंडिया है तो एक आध पीजेंट मूवमेंट यहाँ चल रही है, एक यहाँ चल रही है, एक यहाँ चल रही है, फिर एक यहाँ पर चल रही है, एक यहाँ पर चल रही है। कुछ इस तरीके से पीजेंट मूवमेंट्स होती थी कि यहाँ के जो पीजेंट्स हैं वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, यहाँ के पीजेंट्स अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी साथ में नहीं आ रहा है ना। अब जैसे मान लो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कैंटीन में जो फूड सर्व होता है वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि कैंटीन से जिसको भी अभी टेंडर मिला हुआ है, जो भी अभी फूड लेकर आते हैं वो अच्छा फूड लेकर आए या फिर उनको चेंज ही कर दो, ठीक है, आप ऐसा चाहते हो। अब जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी क्लास है, ठीक है, तो आपकी क्लास वाले तो अपनी टीचर से बोल ही रहे हैं, ये कोई एक आध और क्लास है, यहाँ के स्टूडेंट्स भी अपनी टीचर से बोल रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं। तो अब जैसे टीचर मान लो ये ए टीचर है, ये बी, सी, डी और ये ई, ठीक है, ये अलग अलग सारे टीचर्स हैं। अब ए टीचर को ऐसा लग रहा है कि ये बस थोड़े से ही बच्चों को जो है दिक्कत है तो इनके लिए अब हम टेंडर तो चेंज नहीं कर सकते। इस टीचर को भी ऐसे लग रहा है कि बस इतने ही बच्चों को तो प्रॉब्लम है तो हम क्यों कैंटीन को चेंज करें। बट अगर आप सारे बच्चे एक साथ में आ जाओ, ठीक है, अराउंड मान लो कि आपके मतलब पूरे स्कूल में जस्ट टेक एन एग्जाम्पल 500 स्टूडेंट्स हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, और उसमें से अगर 150 भी आगे आ गए साथ में, है ना, तो पूरे स्कूल को ये बात पता चल जाएगी, इवन प्रिंसिपल तक भी बात पहुंच जाएगी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती थी कि पहले के टाइम में जो पीजेंट मूवमेंट्स होती थी वो लोकलाइज्ड होती थी, डिसजॉइंटेड होती थी, किसी पर्टिकुलर ग्रीवेंस को लेकर होती थी। सम वेल नोन मूवमेंट जैसे बंगाल रिवॉल्ट हुआ 1859 से 1602 तक इंडिगो प्लांटेशन को लेके, फिर डेक्कन राइट्स हुए 1857 में मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में, चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917-18 में, ये भी इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में था, बरदौली सत्याग्रह होता है नॉन टैक्स कैंपेन को लेके। तो कहीं ना कहीं सबके जो मतलब मूवमेंट का बेसिक जो है आइडिया जो है वो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत भी अगर हम बोलें तो मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि ये भी इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में है, आप इसको देखो चंपारण सत्याग्रह को, ये भी इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में है। यहाँ पर हमने नॉन टैक्स कैंपेन चला दी है, ठीक है, और यहाँ पर हम मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में बात करें तो सारी चीजें जो है वो पीजेंट के राइट से ही रिलेटेड है ना, पर सब अलग अलग हो रही है। तो ये एक चीज हमको देखने को मिलती है कहाँ पर, पीजेंट मूवमेंट में। बट अब अगर हम आ जाए न्यू फार्मर्स स्ट्रगल या मूवमेंट के बारे में जो 1970 से स्टार्ट होता है और मेनली पंजाब एंड तमिलनाडु से हमको देखने को मिलता है। ये जो मूवमेंट्स है ना ये रीजनली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, बट ये नॉन पार्टी हैं और ये इन्वॉल्व करती हैं फार्मर्स को रादर देन पीजेंट्स को। ये फार्मर्स को इंक्लूड करती हैं, पीजेंट्स को इंक्लूड नहीं करती। मैंने फार्मर और पीजेंट का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमको मूवमेंट्स देखने को मिल रही है ना वो कैसी हैं कि यहाँ पर हमने फार्मर्स को, सारे फार्मर्स को एक साथ में ले लिया, कोई पार्टी से हम एसोसिएटेड नहीं है, और फिर हम अपने राइट्स के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। आइडियोलॉजी जो है वो स्ट्रांगली एंटी स्टेट और एंटी अर्बन है कि ये इतना ज्यादा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है और ये जो इतना हम स्टेट बैठा हुआ है, गवर्नमेंट बैठी हुई है और जो बोलती है हमारे राइट्स के लिए फाइट करेंगे या हमारे राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस चीज के अगेंस्ट में जो है मूवमेंट चलती है। प्राइस रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस प्रोक्योरमेंट, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स एक्सेट्रा, सब्सिडीज इवन। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका जो वीट है, ठीक है, उसके लिए जो एमएसपी रखी है गवर्नमेंट ने, मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज 5 रुपीज पर केजी।
तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है आपने इसको इतना कम रखा हुआ है, इससे तो हमको हमारी लागत भी नहीं मिल रही है, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? फार्मर। तो उनका अब एक इशू है कि आप इसको एटलीस्ट 15 रुपीज पर केजी करिए। क्लियर? तो इस तरीके से जो है मतलब बहुत सारी उनकी और भी डिमांड्स वगैरह रहती हैं। एंड न्यूअर मेथड्स ऑफ एगिटेशन, जैसे रोड्स ब्लॉक करना, रेलवेज को ब्लॉक करना, इस तरह के हमको मतलब एगिटेशन के मेथड्स देखने को मिलते हैं। It has been argued कि farmers movement have broadened their agenda and ideology and include environment and women's issues। और ये भी कहा जाता है कि farmers movement जो होती है बाद में न्यू farmers movement, उनका एजेंडा अपने आप में इतना ज़्यादा वाइड हो जाता है धीरे धीरे कि वो environment को भी साथ में ले आते हैं, फिर वो women's issues को भी साथ में ले आते हैं। तो जो न्यू farmers movement है वो हमको एक बिल्कुल वाइडर स्कोप उसका देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में इसका जो एरिया है वो भी बहुत लार्जर हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें दोनों के बीच में, तो if this is peasant movement and this one is your new farmers movement, तो हम क्या देखते हैं कि peasant movement ये कब से चल रही है? आपकी प्री कॉलोनियल टाइम से, ओके, एंड दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, दिस वन इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकेंड हम देखते हैं कि ये कैसी हैं? लोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड, और साथ ही साथ में किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ये मूवमेंट्स हो रही हैं। लेकिन जो आपकी न्यू फार्मर्स मूवमेंट है इनका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है, इनका जो स्कोप है वो ज़्यादा है। हम यहाँ पे देखें ना कि दे आर रीजनली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड हैं, ये रीजनली ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल दे दो कि कौन कौन सी हुई, कब कब हुई, इसके एग्जाम्पल दे दो कि न्यू फार्मर्स मूवमेंट कब हुई, कैसे हुई। इसका जो स्कोप है ना वो नैरो रहा, और इसका वाइडर स्कोप, ठीक है। तो ऐसे आपको 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो इस तरह से भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, बट याद रखना कि अगर ऐसे डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसमें हाईलाइट्स वगैरह करते हो कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा, बस हाँ आपने लिखा हुआ है वो ठीक है, फिर टीचर को थोड़ा ज़्यादा रीड करना पड़ता है ना। तो मेक श्योर कि आप अपना आंसर इतना इफेक्टिव रखो कि उनको एक बार देख के समझ में आ जाए कि हाँ आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किया और आपको जल्दी से फटाफट मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से अपने आंसर्स को जरूर लिखना कि पहले पीजेंट मूवमेंट बता दिया, फिर न्यू फार्मर्स मूवमेंट बताया। जैसे मान लो ये हमने हेडिंग डाली पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, और ये हमने लिख रहे हैं पूरा पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है, इसमें हमने हाईलाइट भी कर दिया है। ये कंप्लीट हुआ, देन नेक्स्ट हमारी आ जाएगी न्यू फार्मर्स मूवमेंट, और फिर ये हमने उसके बारे में पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसको कोशिश करो, अगर पॉइंट्स में लिख सकते हो तो पॉइंट्स में लिखो, है ना। कि देखो इसको एक और तरीका है लिखने का कि एक साइड आपने लिखा पीजेंट मूवमेंट्स और एक साइड आपने लिखा न्यू फार्मर्स मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया यहाँ पर, फिर ये सेकेंड पॉइंट आ गया यहाँ पे। तीसरा तरीका कैसे? पहले लिखा कि पीजेंट मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड even in the pre-colonial period of India, while new farmers movement began in the 1970s after independence। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। Could the RTI be a means of forcing the state to respond to the people of India? Elaborate। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो RTI है दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, कितनों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता है? अगर इसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता है ना तो मुझे नहीं पता आप कैसे आंसर क्वेश्चंस को समझ पाओगे। RTI इज राइट टू इंफॉर्मेशन, क्लियर? तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, क्या वो एक मीन्स है जिसके थ्रू हम स्टेट को फोर्स करते हैं कि आप पीपल ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। इसको आपको एलेबोरेट करना है। अब जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन पता होगा वही इसको एलेबोरेट भी कर पाएगा। क्लियर? सो देखो क्या लिखोगे आंसर में। सो देखो हम अपने आंसर में बताएंगे कि सर्टेनली द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट इज RTI फोर्स द स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। The right that is RTI was passed by the Parliament on 15th June 2005। सबसे पहली चीज
कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आरटीआई फोर्स कर सकता है स्टेट को कि वो पीपल ऑफ इंडिया के को रिस्पॉन्ड करे। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि यस सर्टेनली जो आरटीआई है वो रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे? देखो, आरटीआई को हमने पास किया था 15 जून 2005 को। ये एक्ट इंडियंस को दिया गया जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आरटीआई के बारे में आपको कुछ पिछले सैंपल पेपर्स में भी बताया है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स ऑफ आरटीआई कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक्वायर कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मुझे इस बारे में जानना है, और उसको आपको 30 डेज के अंदर अंदर जो है रिप्लाई करना होता है। साथ ही साथ में जो आरटीआई एक्ट है वो आपकी पब्लिक अथॉरिटी या अथॉरिटीज टू कंप्यूटराइज द रिकॉर्ड्स फॉर वाइडर डिसेमिनेशन एंड टू पब्लिश सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट द सिटीजंस ऑफ इंडिया रिक्वायर मिनिमम रिसोर्सेज टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्मली। मैंने इसका एक एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, एक और बार देती हूँ कि जैसे मान लो कोई गाँव है, ठीक है, कोई विलेज है, वहां पे ये पंचायत ऑफिस है, ठीक है, ये क्या है, पंचायत ऑफिस। आप में से किन किन ने पंचायत वेब सीरीज देख ली है? देखी या नहीं देखी? ठीक है, मैं पढ़ाते समय बोलती थी ना ये पंचायत वेब सीरीज देखना, बहुत अच्छी है वो, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा देखो, तो जैसे ये पंचायत ऑफिस है, अब मान लो कि ये जो पूरा विलेज है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 1000 पीपल यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि 1000 पीपल इस विलेज के अंदर जो है रहते हैं। अब भाई ये लोग टैक्स पे करते हैं और इनका टैक्स का अमाउंट मान लेते हैं कि पंचायत ऑफिस में जा रहा है, ठीक है, मान लो कि इनका जो टैक्स कलेक्ट किया गया वो पंचायत ऑफिस में, इनको पता है कि वो भैया पंचायत ऑफिस में चला जा चुका है। अभी पूछेंगे आपने हमसे टैक्स कलेक्ट किया, आपने उस पैसे का क्या किया, हमको बताओ। मान लो गवर्नमेंट ने बोला, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि इस विलेज के अंदर एक स्कूल ओपन करना है और एक हॉस्पिटल ओपन करना है, ठीक है, स्कूल ओपन करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 5000 करोड़। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में मत चले जाना। चलो इसको 500 करोड़ कर लो कि आपको 500 करोड़ दे रहे हैं स्कूल ओपन करने के लिए, और हम आपको 500 करोड़ सेम दे रहे हैं हॉस्पिटल ओपन करने के लिए, ठीक है, और सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए स्कूल के अंदर भी, हॉस्पिटल के अंदर भी। अब जैसे यहाँ पर फंड आ गया, टोटल कितना हो गया, ये 1000 करोड़ हो गया, है ना। तो अब आपने वो 1000 करोड़ रुपए कहाँ पर इन्वेस्ट करे हैं, कहाँ पर दिए हैं, उसमें से कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, उस पैसे को कौन कहाँ यूटिलाइज कर रहा है, और साथ ही साथ में स्कूल कहाँ पर कौन से एरिया में ओपन होगा, क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, कब कितना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब गाँव वालों को जानना है तो भाई वो चले जाएंगे पंचायत ऑफिस और बोलेंगे लाओ हमको इन्फॉर्मेशन दो सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड, इवन हमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखाओ क्या क्या है हमारे पास में, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और फिर जो पंचायत ऑफिस है, इवन जो भी गवर्नमेंट है वहां पर, जिस भी ऑफिशियल के पास में ये जाएंगे उसको इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि आप क्या करें, जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि गाँव में सड़क बनने वाली है, ठीक है, कोई विलेज है उसमें सड़क बनने वाली है, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक बनने वाली है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, और उसमें क्या और भी चीजें रही हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि जैसे मान लो ये आपका पंचायत ऑफिस है, तो आप यहाँ पर एक बोर्ड लगाओ और इस बोर्ड पे वो सारी चीजें आप जो है अपडेट करते रहो कि क्या क्या काम जो है हो रहा है। तो जैसे किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आएगा, इस बोर्ड के ऊपर रीड करेगा और फिर उसके बाद में उसको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो उसको ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं एक्सेस करने हैं कि कौन से ऑफिसर के पास में जाऊं, किससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या करना है, उसको सारी चीजें आप ऑलरेडी अवेलेबल करवा रहे हो। आप भी कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह पर जाओगे और किसी चीज को लेकर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक मीन्स है जिसके थ्रू हम स्टेट को फोर्स करते हैं कि वो पीपल ऑफ इंडिया यानी हम इंडियंस की जो भी सारी चीज़ें हैं उसको रिस्पॉन्ड करें। हम जो भी उनसे पूछना चाहते हैं, जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। तो इसलिए इस तरह से आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। और भी जो भी आपने ITI के अंदर पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट्स आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। याद रखना कि जैसे यहाँ पर तो आपको पूरा पैराग्राफ वाइज दिख रहा है, आप कोशिश करना है कि आप इसको पॉइंट्स में लिखो। और हाँ, 15 जून 2005 उसको जो है पूरी डेट को याद रखना आप कि इस टाइम पे RTI आया था। ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी होती हैं, आप ऐड ऑन कर रहे हो अपने आंसर में। इसके बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो हमको ये राइट देता है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हम ले सकते हैं,
हम डॉक्यूमेंट्स, वर्क्स, रिकॉर्ड्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको किसी वर्क मटेरियल का सर्टिफाइड सैंपल चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे राइट्स हमारे पास में होते हैं, तो ये भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो एक एक्ट कब आया ये आप याद रखना, एक्ट के अंदर क्या चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, एक्ट कैसे हमको हेल्प करता है ये आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर जैसे किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप उसको बोर्ड्स वगैरह पर जो है लगा के रखो, तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर देना। और साथ ही साथ में कोई एग्जाम्पल दे देना कि जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल दे देना कि वहां से जो है जब केस स्टार्ट हुआ तब आरटीआई की बात होना स्टार्ट हुई, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। तो ऐसे करके 4-5 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे और 80 वर्ड लिमिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि अपने क्वेश्चन को इसी तरह से आंसर करो। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। हाउ रीजनलिज्म क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आपको ये बताना है कि रीजनलिज्म की वजह से इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप ये बताओगे कि रीजनलिज्म इज व्हेन पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन बिलीव दैट देयर रीजन इज नेग्लेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर रीजन है ना, और ये एक पूरी कंट्री है। ओके, ये एक पूरी क्या है, कंट्री। इसी कंट्री के अंदर ये रीजन भी आता है। ओके, मान लो कि रीजन ये है, ये एक रीजन है। ठीक है, अब इस रीजन को ऐसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो हमको नेग्लेक्ट कर रही है, हमारी जो डिमांड्स हैं उसको नहीं सुन रही है, और जितना ज़्यादा मतलब पूरा ग्रोथ हो रही है मतलब हर एक रीजन की, कंपैरेटिवली हमारे रीजन की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो इस तरह से जब रीजनलिज्म स्टार्ट होता है तो उससे हमको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हमारा हो गया एक इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज रीजनलिज्म। ठीक है, ये क्या हो गया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि रीजनलिज्म क्या होता है, कि जब पीपल को ऐसा लगता है कि हमारा जो पर्टिकुलर रीजन है वो गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर रही है और हमारे रीजन की उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। इसमें एक और डेफिनेशन दी आपके चैप्टर में, आप चाहो तो उसे भी इंक्लूड कर सकते हो। अब रीजनलिज्म इंडिया में प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब जैसे यहाँ के रीजन के जितने भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट और एगिटेशन करने लग जाएं। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से विद्रोह पर उठाएं कि जो है हमारे रीजन डेवलप नहीं हो पा रहा है, हमारे रीजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है। ठीक है, तो जब इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं तो क्या होगा कि जो नॉर्मल पीस है और यूनिटी है कंट्री की वो डिसरप्ट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे इंडिया है, अब इंडिया एक कंट्री, इंडिया में तो वैसे बहुत सारे रीजन्स है, बट जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन पता है ना आपको क्या है, जहां हमको 7 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज योर, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। आसम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में मतलब वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करती, वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती। पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, है ना, तो वो हमारे ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करती है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, हमको बहुत डिस्क्रिमिनेटेड ट्रीट किया जाता है। आपको पता होगा यहाँ पे एक चिकन नेक है। चिकन नेक मतलब ऐसा मत सोचना आप कि जो मुर्गे का नेक है, बल्कि ये सिक्किम के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे एक चिकन नेक है। मतलब जो मेन लाइन, मतलब ये जो पूरा इंडिया है ना, इसको बिल्कुल एक 40 किलोमीटर अप्रॉक्स जो है एक रोड है जो कनेक्ट करती है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से, और फिर यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ जाता है, यहाँ पे आपका म्यांमार आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हमको जो है बिल्कुल इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ में एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, उतना डेवलपमेंट हमारा नहीं हो रहा है। हालांकि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद में जो है इस रीजन का भी डेवलपमेंट हम देखते हैं, और यहाँ पर भी जो है मतलब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स आती हैं। मतलब देखो, गवर्नमेंट तो सभी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स वगैरह आती हैं जो बाद में और ज़्यादा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलके जो है डेवलपमेंट की बातें करती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। तो इस तरीके से रीजनलिज्म राइज होता है, और जब रीजनलिज्म राइज होता है तो फिर वो मास मूवमेंट वगैरह स्टार्ट होने लग जाती है। जैसे मान लो अब यहाँ के लोगों को लग रहा है कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमको बहुत पीछे छोड़ दिया है, हम कनेक्ट नहीं है, हमको बिल्कुल मतलब वो एक सौतेले बेटा जैसा ट्रीटमेंट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो तब क्या होता है कि फिर वहाँ से ना डिमांड्स राइज हो जाती हैं कि हमको जो है आप अपने आप से अलग कर दो, हम अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे और हम जो है अपना मतलब डेवलपमेंट खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे कंट्री कहीं ना कहीं बट जाती है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से जो कंट्री का पीस है, यूनिटी है, वो भी अफेक्ट होती है, मास मूवमेंट्स वगैरह आने लग जाती हैं। जैसे झारखंड और उत्तराखंड जब बनता है तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंसेज आ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम झारखंड और उत्तराखंड बनाते हैं। तो इससे
एरिया रीजन डिसइंटीग्रेट होता है। बहुत बार ये डिमांड्स भी आती है कि आप हमको अपनी कंट्री से ही अलग कर दो, हम अपनी अलग कंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए रीजनलिज्म जो है वो इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। चाहो तो एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हो और बाकी अच्छे से थोड़ा और एक्सप्लेन करो कि रीजनलिज्म में क्या क्या सारी डिमांड्स होती हैं, ठीक है। अब रीजनलिज्म में देखो, भले ही आप डिफरेंट लैंग्वेज भी बोल रहे हो, भले ही आप जो है मतलब डिफरेंट कल्चर वगैरह भी है आपका, लेकिन जब आप एक ही जगह पर रहते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा आपके अंदर एक वो यूनिटी टाइप ऑफ चीज आने लग जाती है। जैसे मान लो कि आप जिस भी सिटी में रहते हो, उस सिटी के अंदर भी आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी या कैंपस के अंदर रहते हो, तो वहां पे जितने भी लोग रह रहे होते हैं, तो उन लोगों के साथ में आपका इतना ज्यादा मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है कि आप सब अपने आप को एक ही जगह का मान लग जाते हैं कि हम सभी जो है इसी जगह से बिलोंग करते हैं और फिर हमारा ही ये एरिया होता है। इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर आने लग जाती है ना। तो अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन की ही जब हम बात करने लग जाते हैं कि एक पूरे इतने सारे लोगों को जब ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और एक अलग थलग व्यवहार हमारे साथ में किया जा रहा है, तो फिर जो है रीजनलिज्म की डिमांड्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इतना सारा जो मैंने आपको बोला बताया है, ये आप जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करो हर एक चीज को। क्लियर? 80 वर्ड्स बस याद रखना, भावनाओं में नहीं बहना है, 150 वर्ड्स नहीं पहुंचना है, 80 to 100 चलेगा बट उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आप कोशिश करो। देन नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 33 दैट एक्सप्लेन हाउ सेक्युलरिज्म इज अंडरस्टूड इन द इंडियन एंड वेस्टर्न कंटेक्स्ट। ये मेरा ना सबसे फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मतलब ये एक्सप्लेन करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था आपको जब मैंने पढ़ाया था ये चीज़, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आप देखो इसमें ये पूछा गया है कि इंडियन और वेस्टर्न कंसेप्ट जो है सेक्युलरिज्म का, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो अगर हम पहले इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें सेक्युलरिज्म की, तो हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कंट्री है, वो किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करती है कि हम एक्स रिलीजन को फेवर करते हैं और हम वाई रिलीजन को नहीं मानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पर जितने भी रिलीजन्स होंगे सभी इक्वल होंगे, सभी स्टेट के लिए बराबर हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो या सेक्ट हो। In everyday language, secular is considered opposite of communalism. हम जनरली सेक्युलरिज्म को कम्युनलिज्म का अपोजिट बोलते हैं, क्योंकि कम्युनलिज्म ये बोलता है कि सिर्फ मेरा ही रिलीजन सुप्रीम है, बाकी सबके रिलीजन जो है वो मतलब इंफीरियर हैं। क्लियर? तो इसलिए इसके अपोजिट हम सेक्युलरिज्म को यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स रादर देन सेपरेशन और डिस्ट्रैक्शन। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर एग्जांपल देना ये ठीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर कितने सारे रिलीजन्स हैं, कितनी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, मतलब हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे रिलीजन्स होने के बाद भी हमारी कंट्री में कोई भी एक रिलीजन को सुप्रीम नहीं माना जाता। भले ही हिंदूज की मेजॉरिटी हो, बट स्टिल हम हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं, ताकि किसी भी रिलीजन को ऐसा ना लगे कि इंडिया एक तरीके की बायस्ड कंट्री है या इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर किसी पर्टिकुलर मतलब मेजॉरिटी को ही या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो किया जाता है और उसी को सुप्रीम माना जाता है। हमारे यहाँ पर सभी रिलीजन जो हैं वो इक्वल हैं, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, सभी अपने अपने रिलीजन को इक्वली फॉलो कर सकते हैं। इवन कोई हिंदू अगर मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करना चाहे या मुस्लिम अगर कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करना चाहे तो उसकी तक लिबर्टी हमारे यहाँ पर है। क्लियर? तो हम जो है सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जो पब्लिक हॉलीडेज जो है मार्क करता है फेस्टिवल्स ऑफ सभी रिलीजन्स पे, कि जैसे हमको रमजान पर भी छुट्टी मिलती है, हमको दिवाली पर भी छुट्टी मिलती है। क्लियर? हमको और भी ऐसे मतलब जैसे गुरु नानक देव जयंती है, और मतलब नहीं गुरु नानक देव जयंती तो नहीं, बट और भी ऐसे डिफरेंट हमारे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग जो भी फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग रिलीजन्स के, तो उसमें हमको छुट्टियां देखने को मिलती हैं। तो ये एक चीज कहा था कि हम सभी को लेकर इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज योर सेक्युलरिज्म इन वेस्टर्न कंटेक्स्ट। यहाँ पर सेक्युलरिज्म बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न कंसेप्ट जो है सेक्युलरिज्म का, वो ये बोलता है कि आप जो है प्रोग्रेसिव रिट्रीट ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ। जैसे मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप उसको अपनी प्राइवेट स्फीयर में फॉलो करो, आप उसको पब्लिक में लेकर मत आओ। आपको रिलीजन फॉलो करना है आप करो, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन उसे पब्लिक लाइफ में लेकर मत आओ। ठीक है, पब्लिक लाइफ इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट की सारी फंक्शनिंग चल रही है, जिस तरीके से स्टेट चलता है, जिस तरीके से सारा काम होता है, या जब सारे लोग एक साथ में मिलते हैं, वहां पर आपको अपना रिलीजन लेकर नहीं आना है। It is a result of arrival of modernity and the rise of reasons and rational thinking. Thus, it promotes a new way of understanding. Presently, secularism in India also includes the Western understanding of secularism also. इसका मतलब देखो ये होता है कि जैसे वेस्टर्न कंसेप्ट है ना, तो वेस्टर्न में एक होता है स्टेट
और एक होता है चर्च। अब यहाँ पे चर्च होगा और यहाँ पर स्टेट होगा, ठीक है। तो स्टेट अपना सारा फंक्शनिंग करेगा और चर्च जो है वो अपने सारे फंक्शनिंग करेगा रिलीजन के अकॉर्डिंग। अब जैसे कोई पर्सन है, उसका कोई रिलीजन है, तो आप उसको लेके मतलब पब्लिक स्फीयर में नहीं आ जाओगे कि हमको मेरा रिलीजन है, मेरी ये चीज चल रही है तो मुझे ये काम करना है जिसकी वजह से सारी फंक्शनिंग ऑफ स्टेट डिस्टर्ब हो जाए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आप अपने प्राइवेट स्फीयर में जितना फॉलो करना है उतना रिलीजन को फॉलो करो, बट आप उसको पब्लिक में लेके मत आओ, ठीक है। हम आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, बट जस्ट डू इट प्रैक्टिस इन योर प्राइवेट स्फीयर, डोंट ब्रिंग इट इन दी योर पब्लिक स्फीयर। क्लियर? तो स्टेट और चर्च को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च इज सेक्युलरिज्म इन द वेस्टर्न कंसेप्ट, बट इन इंडिया देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्टेट और चर्च। इन इंडिया इट इज द equal respect for all the religions and not comparing any religion with each other. Is it clear? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सारा सब कुछ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। What is the relationship between modernization and secularization? अब आपको बताना है सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या रिलेशनशिप होती है। तो हम बताएंगे कि मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के आने के बाद ही सेक्युलराइजेशन आता है, क्लियर। और दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड अप हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही मॉडर्न आइडियाज़ की बात होती है। सेक्युलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम रिलीजन का जो रोल है उसको सोसाइटी में डिक्लाइन कर देते हैं, मतलब कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। बट मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम मॉडर्न वैल्यूज ऑफ मेरिट, नॉलेज, रेशनैलिटी, इंडिविजुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो सेक्युलराइजेशन हमको मॉडर्निटी को स्प्रेड करने में हेल्प करता है और मॉडर्निटी हमको सेक्युलराइजेशन को स्प्रेड करने में हेल्प करती है। तो दोनों एक तरीके से लिंक है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, कि अगर आप मॉडर्न हो तो आप साथ ही साथ में सेक्युलरिज्म को भी मानोगे। जब आप मॉडर्न आइडियाज को फॉलो करते हो, जब आपके पास में नॉलेज आता है, मैरिट और ये सारी चीजों को जब आप समझने लगते हो, तब आप सेक्युलराइजेशन को भी समझते हो कि हमको जो है, मतलब देखो सेक्युलराइजेशन का आइडिया और मॉडर्नाइजेशन ये सारी चीजें कहाँ से आई कि पहले के टाइम पे लोग क्या सोचते थे कि गॉड इज सुप्रीम, भगवान ही सब कुछ है, जो भी हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, रेनेसा आता है, जब लोग एनलाइटेंड होते हैं, जब लोग जानते हैं कि ये चीज ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है, जब साइंस एंड रेशनैलिटी ग्रो करती है, तो वो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि देखो रिलीजन अपनी जगह रहेगा, सभी के अपनी अपनी फीलिंग्स है, सभी अपने अपने भगवान को मानते हैं, तो हमको उसको भी रिस्पेक्ट करना है, बट हमको अंधा विश्वास नहीं करना है, हमको सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना है। तो इसीलिए हम जो है मतलब सबके रिलीजन्स की, इवन सबकी जो भी स्पिरिचुअलिटी होती है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमको रिलीजन को पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर में अलग अलग करना पड़ेगा। लाइक आप अपनी पब्लिक स्फीयर में रिलीजन को लेकर नहीं आओगे। तो जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं तो हम सेक्युलराइजेशन की भी बात करते हैं, और क्योंकि अगर हम सेक्युलराइजेशन को मान रहे हैं तो अल्टीमेटली हम मॉडर्नाइजेशन के आइडियाज को बिलीव कर ही रहे हैं। तो दोनों का एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। मॉडर्न वैल्यूज जो हैं, रेशनैलिटी, साइंस, इंडिविजुअलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलीजन में अपनी ग्रिप को लूज कर देती है। मतलब साइंस और रिलीजन को आप थोड़ा थोड़ा देखोगे तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, उतना कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता। सेक्युलराइजेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को हटा देती है, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनको खत्म करने की बात करती है। मॉडर्नाइजेशन चॉइस पर फोकस करती है, मेरिट ऑफ द पर्सन पर फोकस करती है, ना कि आपका किस पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ हुआ है उस पर। और सेक्युलराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एक दूसरे को स्ट्रेंथन और सपोर्ट करते हैं। वही जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे रेनेसा आया, फिर कैसे सेक्युलराइजेशन आया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर करना है कि पहले आप बताओगे मॉडर्नाइजेशन क्या है, ठीक है, फिर आप बताओगे सेक्युलराइजेशन क्या है, फिर आप बताओगे कि दोनों का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों कैसे आपस में एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं, दोनों एक दूसरे के अलावा जो है मतलब सेक्युलराइजेशन की ग्रोथ हम मॉडर्नाइजेशन के बाद में देखते हैं। जो सेक्युलराइजेशन के आइडियाज को फॉलो करता है वो मॉडर्नाइजेशन के आइडियाज को भी फॉलो करता है। फिर आप बताओगे कि कैसे रेनेसा वगैरह स्टार्ट होता है, साइंस, रेशनैलिटी आती है, कैसे स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया जाता है, बट जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। और फिर ऐसे करते करते जो सेक्युलराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन है उसके आइडियाज ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लेक्चर्स में। आई होप सो आपको क्लियर भी होंगी चीजें, क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर्स भी करे ना इसके ऊपर हमने, तो उसको जो है थोड़ा और अच्छे से समझो, ठीक है, कि कैसे हमको जो है अपने आंसर को लिखना है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना, पॉइंट वाइज एक एक चीजें लिखी हुई हैं, तो आप भी कोशिश करो कि ऐसे ही पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखें, क्लियर। बट हाँ, जो चीज मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में जरूर बताना कि मॉडर्नाइजेशन ये होता है और सेक्युलराइजेशन ये होता है, क्लियर।
कोई डाउट तो नहीं है ना दोनों में? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं हमारे सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द सोशल रिफॉर्म ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि राजा राम मोहन रॉय ने जो इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स हुए उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इनका तो भैया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, है ना। तो हम बताएंगे सबसे पहले कि इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे सबसे पहले इनको एबॉलिशन ऑफ सती के लिए जाना जाता है, सती प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी कि इंडियंस को भी वेस्टर्न एजुकेशन मिलना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि जो पॉलिटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, रिलीजन है, इन सारे फील्ड्स में भी इनका वर्क हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, अपने आइडियाज़ के बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने में वर्क किया। इन्होंने रेशनल और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच की बात करी, विडो रीमैरिज, एजुकेशन ऑफ वुमेन की इन्होंने बात करी। तो जितना भी इनका वर्क रहा है उसको एक्सप्लेन करना। अब जैसे यहाँ पे सती प्रथा को लेके बस एक ही लाइन लिखी है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अबॉलिशन ऑफ सती में मेजर हमको देखने को मिलता है। साथ साथ में लिखो कि उन्होंने जो है ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया, उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट में जो है मतलब इवन लीगली उसको खत्म करने की भी बात करी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखो। एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात करी और साथ ही साथ में वुमेन की स्टेटस पोजीशन को इम्प्रूव करने की बात करी, वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी, ताकि इंडियंस जो जिस तरीके का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है और जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड में उसको भी समझ पाएँ। क्लियर? तो उसको थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन आपको करना है। क्लियर? आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये बहुत शॉर्ट में लिखा, आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना है, मैंने आपको पहले बता दिया है। आई होप सो कोई डाउट नहीं है इतने में। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन सी, जिसको आपको 80 वर्ड्स में आंसर करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड देन उसके बाद में हमको हमारे आंसर का मेन पार्ट जो है बॉडी का, मेन बॉडी ऑफ दी जो आंसर है वो हमको लिखना है यहाँ पर। क्लियर? आई होप सो इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को भी आप आंसर कर पाएंगे। जस्ट ओनली थिंग मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर रहने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर रहने तो आप थोड़ा कुछ सोच वोच के आंसर अपना लिख दोगे, लेकिन अगर आप एकदम ब्लैंक हो गए क्वेश्चन को देखे कि ओ माय गॉड ये क्या गया, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी, जिसमें 3 क्वेश्चंस है, बस 3 क्वेश्चंस हैं, 36, 37 एंड 38। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को आंसर करना है 200 वर्ड्स में एंड फॉर 6 मार्क्स, दैट इज टोटल 18 मार्क्स, है ना। अब 200 वर्ड्स में लिखना है तो अच्छा खासा ही आंसर लिखना पड़ेगा। और थोड़ा सा इसका पैटर्न समझो कि आपको इसको कैसे आंसर करना है कि पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्लियर, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, मेन पार्ट ऑफ द बॉडी या मेन बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको कंक्लूजन लिखना है ना। एक स्टार्टिंग लाइन और एक एंडिंग लाइन आपकी होनी चाहिए अपने आंसर में, ठीक है। मेन पार्ट को जब आप लिखेंगे तो कोशिश करो एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करो, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, है ना, ये एफसी फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, साथ ही साथ में हाईलाइट्स करो। क्या करो? हाईलाइट्स करो अपने आंसर में। तो ये चीज़ें आपको और ऐड ऑन करेंगी आपके मार्क्स में, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आंसर करना है। याद रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 36। एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन सोशियोलॉजी। ये पूछा है कि जो थ्योरीज हैं सोशल मूवमेंट्स की सोशियोलॉजी में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। कितनी थ्योरीज हैं? 3 थ्योरीज हैं, है ना, मेनली। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले बताएंगे सोशल मूवमेंट्स के बारे में। जो आपका इंट्रोडक्शन होगा ना, वो किसको लेके होगा? सोशल मूवमेंट्स को लेके, कि सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं। तो बताएंगे थोड़ा सा कि सोशल मूवमेंट्स जो हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स होती हैं, जहाँ पर जैसे मतलब हमने जो फीचर्स वगैरह पढ़े थे ना, उसमें से 1-2 बता देना कि इट इज अ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम वेयर शेयर्ड आइडियोलॉजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीपल एंड दे कम टुगेदर एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। क्लियर? तो अब थोड़ा सा 1-2 लाइन में इसको इंट्रोड्यूस कर दियो, मतलब 2 या 3 लाइन भी लिखोगे ना, दैट इज ऑल्सो ओके। जस्ट 10 to 15 और 20 वर्ड्स, और इतने में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस आपको देना है। ऐसे मान लो कि आपको डिफाइन करना है कि सोशल मूवमेंट क्या होती है। फिर आप बताएंगे कि देयर आर मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर दी फॉलोइंग। और फिर हम एक एक करके थ्योरीज बताएंगे। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको
बस एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी और थोड़ा सा रीड करके बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो रिलेटिव डेप्रिवेशन के अंदर क्या एक चीज होती है कि जैसे मान लो दो ग्रुप्स हैं, मान लो एक मैं हूं और एक आप हो, एक मेरा ग्रुप है और एक आपका ग्रुप है। अब मेरे ग्रुप को ऐसा लगता है कि यार हमको जो है अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, इनको 10 टॉफीज दी लेकिन हमको सिर्फ 2 ही दी, इनको फंक्शन में भी बुलाया लेकिन हमको इनवाइट भी नहीं किया। ठीक है, अब हमको इस तरीके का लग रहा है, तो हमको डिप्राइव्ड फील हो रहा है कि हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। और जब ये डिप्रीवेशन की चीज हमारे अंदर आती है ना, तब एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरे ग्रुप के जितने लोग हैं वो सेम चीज को क्या करेंगे, सोचने लग जाएंगे कि हमारे साथ में ऐसा डिप्रीवेशन क्यों हो रहा है, हमारे साथ में ऐसा मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, और सबके अंदर ये एक चीज आने लगेगी। फिर सब आपस में बात करेंगे कि हमारे साथ में जो है डिप्रीवेशन हो रहा है या हमको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमारी सोसाइटी में वो पोजीशन नहीं है जो उस ग्रुप की है। ठीक है, तो हमको भी अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए, और फिर इस तरीके से एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन। इसमें क्या होगा, दिस थ्योरी सेज दैट सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट it is worse off than others around it. It stresses the role of psychological factors such as resentment and rage in inciting social movements. The limitation of this theory are that while perceptions of deprivation may be a necessary condition for collective action, but not a sufficient reason in themselves. इसका मतलब ये है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज होगा जब किसी एक ग्रुप को ऐसा लगेगा कि वो जो है दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में डिप्राइव्ड है। ठीक है, और इसकी वजह से रिसेंटमेंट बढ़ेगा, रेज बढ़ेगा, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो इसलिए सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि कभी भी अगर आपको डिप्राइव्ड फील हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप कोई मूवमेंट ही रन करना स्टार्ट कर दो, है ना। कि जैसे मान लो कि आप और मैं हूं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, ऐसा लगता है मुझे कि मैं कंपैरेटिवली टू यू डिप्राइव्ड हूँ या मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, सेकंड कंडीशन में भी मुझे ऐसे ही लगता है, थर्ड कंडीशन में भी मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उस जगह पर हो सकता है आपके साथ में रहना ही छोड़ दूं, या मैं आपसे बात करना ही छोड़ दूं, या मैं उस जगह पर ही ना जाऊं, या फिर मैं जो है उससे उतना ज़्यादा अफेक्ट ही ना हूं कि मैं बाकी चीज़ों में तो ठीक हूँ, तो मुझे जो है मूवमेंट राइज करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप मुझे डिप्राइव्ड फील कराओगे तो मैं बिल्कुल मूवमेंट ही चला दूंगी, ऐसा नहीं होगा। क्लियर, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, बट ज़रूरी नहीं कि हम हर बारी ऐसा हो भी सकता है कि डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं तो एक तरीके से सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, जैसे हम कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनकर ऑल्सन ये बोलते हैं कि जो सोशल मूवमेंट, मतलब मैनकर ऑल्सन की एक बुक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, वो ये बोलते हैं कि देखो क्या होगा ना कि जैसे मान लो कोई मूवमेंट स्टार्ट करनी है, या आप मुझे बोलो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं पहले आपसे ये पूछूंगी कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पार्टिसिपेट करूं। ठीक है, उनका पर्पस क्या है। दूसरी चीज़ मैं ये देखूंगी कि मुझे उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है। अगर मुझे उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसको ज्वाइन कर सकती हूँ, बट अगर मुझे दिख रहा है कि ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है तो जाने से क्या मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान है तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो मतलब हम जब भी किसी चीज़ को ऐड करते हैं ना, देखो व्हाट इज सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट इज सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम। ये जो कलेक्टिव एक्शन है ना, इसका मतलब ही ये होता है एक दो लोग मिलके मूवमेंट नहीं चला सकते, बहुत सारे लोग साथ में चाहिए। तो जब वो लोग साथ में आएंगे ना तो उनका पहले एक ही चीज देखेंगे कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है, इसमें मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो बेनिफिट होगा तो वो उसमें ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन है जो कि मैनकर ऑल्सन ने अपनी बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के अंदर बताया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पर्सन तभी किसी मूवमेंट को ज्वाइन करेगा जब उसको कुछ बेनिफिट होगा और उसको कुछ उसमें से गेन हो रहा है, तो दैट इज द मैक्सिमम बेनिफिट। तो मैनी पीपल डू नॉट एग्री विद दिस व्यू ऑफ ऑल्सन, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ में एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ले वुमेन्स मूवमेंट का तो उसमें हमको बहुत सारे मेल्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है बट दे पार्टिसिपेट इन इट। तो इसीलिए जो है एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट को मतलब एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करके हम मेंबरशिप नहीं लेते हैं, तो इसीलिए ये थ्योरी को सही नहीं बताया जाता है, इसके भी क्रिटिसिज्म होते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये थ्योरी बेनिफिट्स की बात करती है तो इस थ्योरी को रेशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग भी या रेशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है कि एक इंडिविजुअल उसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा जो है यूटिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, Now comes next, that is resource mobilization theory. Resource mobilization theory जो है मैकार्थी एंड जाल्ड ने दी थी, that is मैकार्थी एंड मेयर नाथन जाल्ड, MN जाल्ड। ठीक है,
तो इनने ऑल्सन की थ्योरी को रिजेक्ट करनी है। इन्हें बोला ऐसा नहीं होता, कलेक्टिव एक्शन की वजह से जो है मतलब कभी भी सोशल मूवमेंट नहीं होती, रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और आप उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हो तो आप सोशल मूवमेंट कर सकते हो। कि जैसे मान लो आप लोगों को भी लेकर आए, साथ ही साथ में आपके उसमें एक कोई लीडर भी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है जो उस पूरी जितने भी लोग साथ में आए हैं उनको गाइड कर सकता है अच्छे से, प्रॉपरली आपने उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हुआ है, सब साथ में है, शेयर्ड आइडेंटिटी मतलब ऑब्जेक्टिव है, आइडियोलॉजी है, तभी कोई मूवमेंट राइज हो सकती है। अगर आपके पास में ये रिसोर्सेज नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं इवन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मतलब आपके बीच में अच्छे से प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप मूवमेंट नहीं रन कर पाओगे। मान लो मैं आपसे बोलूँ आप अपने सारे स्कूल के बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाओ, हम आपके स्कूल के लिए जो भी आपकी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए एक मूवमेंट चलाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके स्कूल में ना ही प्रॉपर मतलब बिल्कुल भी क्लीनलीनेस नहीं रहती है, कैंटीन फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्लासरूम्स भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं होता है, इवन जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल क्लीन नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, और स्कूल का जो पूरा मैनेजमेंट है वो भी बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता है। ठीक है, अब आपके ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने बोला आप सारे अपने सबको लेकर आ जाओ और हम जो है एक मूवमेंट चलाएंगे। अब अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपकी मूवमेंट को लीड कर सकती हूँ और मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं आपका लीडर बन सकती हूँ, तो आप सब साथ में आ जाओगे। अगर हमारे बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहेगा, मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या चीज़ कब करनी है, कैसे मूवमेंट स्टार्ट करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो आपको भरोसा हो जाएगा, तो आप मेरे साथ में आ जाओगे। तो अगर लीडरशिप है, हमारे बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन है, हम अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, टाइमली मैनर में मिल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो ही हम मूवमेंट चला पाएंगे। अगर मेरे पास में ये सारी चीजें नहीं है तो मैं मूवमेंट नहीं चला पाऊंगी। ठीक है, तो ये उनका कहना था। बट अगेन क्रिटिसिज्म तो सभी के होते हैं, है ना। तो दे एडेड इफ द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज द मूवमेंट विल बी मोर सक्सेसफुल, बट क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सोशल मूवमेंट इज नॉट लिमिटेड बाय एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। आप नए रिसोर्सेज भी बना सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि अब आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 300 बोलते हैं कि हम तो स्कूल के इस तरह के मैनेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो मैं बोलूँगी आप 300 जितने भी हो ना वो सब मेरे साथ में आ जाओ। अब मान लो वो 300 में से सिर्फ 200 ही आए, बाकी आए ही नहीं, तो हम 200 साथ में मिलेंगे, एक अपनी जो है खुद से एक अपने बीच में से किसी एक लीडर को बना लेंगे, हमारे बीच में कम्युनिकेशन चलेगा और लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ में, फिर हम एक मूवमेंट चला सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि रिसोर्सेज हैं तो ही मूवमेंट चलेगा, आप मूवमेंट करने के लिए आगे तो और रिसोर्सेज आपके पास में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उसका जो है क्रिटिसिज्म किया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये मैंने आपको 2x स्पीड से फटाफट समझा दिया है सारा सब कुछ कि 3 मेजर थ्योरीज हैं। देखो आपको तीनों थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल भी देना है, क्रिटिसिज्म भी देना है, और फिर क्या करोगे, कंक्लूजन करोगे कि देयर आर, देखो स्टार्टिंग में हमने ये चीज लिखी थी बट हम फिर से उसको थोड़ा सा मिला जुला के कंक्लूजन करेंगे कि देयर आर सो मेनी थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स बट दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड वी सी द इफेक्टिवनेस आल्सो ऑफ दीज थ्योरीज। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा और हमारा कंक्लूजन भी हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने कहीं से भी स्टार्ट किया और कहीं पर भी खत्म कर दिया, हमने एक प्रॉपर स्टार्ट भी किया अपने आंसर को और प्रॉपर तरीके से एंड भी किया है। अब इसमें एक चीज याद रखना है, हाईलाइट्स आपको करना है। ठीक है, इसमें आप चाहो तो एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। कैसे, देखो आपने लिखा थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, ये आपने लिखा, और फिर इसके बाद में ऐसे बनाया आपने 3 वो कर दो, और फिर यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाओ, और फिर इसमें लिख दो पहली रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, दूसरी थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन, तीसरी थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिविएशन, और फिर एक एक करके इन तीनों को एक्सप्लेन कर दो और एग्जांपल्स वगैरह दो। देखो जैसे यहाँ पर ये थ्योरी है तो इसको आपने वैसे भी दूसरे कलर से लिखा हुआ है तो वो दिख रहा है। मान लो आप सिंगल ही पेन यूज करते हो तो आप इसको बॉक्स कर दो, है ना, इसको बॉक्स के अंदर डाल दो। फिर यहाँ पे मैकार्थी ने दी थी उसको अंडरलाइन कर दो, जार्ड ने भी दी थी उसको भी अंडरलाइन कर दो। फिर इसके बाद में एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, अब कौन कौन से रिसोर्सेज, तो लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। इस तरीके से अगर आप हाईलाइट वगैरह करोगे ना आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। आप करके देख लेना ये चीज, क्लियर। तो ऐसे आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? आई होप सो। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 37। रीड द पैसेज एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन ना 36 पर होना चाहिए था क्योंकि 36 जो क्वेश्चन है वो है कि पैसेज को रीड करो और फिर उसके बाद में हमें आप एक से मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। बट इसको 37 पर हमने डाल दिया है तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आपको 36, 37 और 38 जो क्वेश्चन है सेक्शन डी में
उसमें ये 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको डायरेक्टली आंसर करना है, बट यहाँ पर जो है ना 36 पर एक पैसेज होगा, फिर पैसेज के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आपको आंसर करना है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन है, आंसर करना है, बट एक थोड़ा सा पैसेज पढ़ लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इवन पैसेज वाले आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि बोला क्या क्या जा रहा है, तो कुछ कुछ आंसर के पॉइंट्स यहीं से पैसेज से ही उठा सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप पैसेज को रीड करें, ठीक है, समझें। द फ्यूजन ऑफ फॉरेन पावर एंड कैपिटल वॉज द फोकस ऑफ सोशल प्रोटेस्ट ड्यूरिंग इंडियाज नेशनलिस्ट स्ट्रगल। Mahatma Gandhi wore khadi, hand-spun, hand-woven cloth to support Indian cotton growers, spinners and weavers whose livelihoods had been destroyed by the government policy of favoring mill-made cloth. Foreign power और capital जो है ये जब दोनों साथ में मिल गए ना तो इंडिया के नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में, मतलब यहाँ पर इस एक टाइम पर जो सोशल प्रोटेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड चल रहा था, है ना, और कैपिटलिस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो कैपिटलिस्ट एजेंडा को ही लेकर आए थे, तो इस एक टाइम पर हमको बहुत ज़्यादा नेशनल स्ट्रगल देखने को मिले। जैसे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने क्या किया, खादी के कपड़े पहने, हैंड वूवन कपड़े पहने और इंडिया के जो कॉटन ग्रोअर्स थे, स्पिनर्स थे, वीवर्स थे, उनको सपोर्ट किया ताकि उनके पास में जो है मतलब एक सपोर्ट रहे चीज़ों को लेके कि हमारी चीज़ें भी कोई खरीदता है, वरना तो ब्रिटिशर्स अपनी मोनोपोली बनाए हुए थे। तो इसके थ्रू हमने क्या किया कि गवर्नमेंट जो सिर्फ और सिर्फ मिल मेड क्लोथ को ही फेवर करती थी, जो फैक्ट्री से बन के कपड़े आते थे सिर्फ उन्हीं को फेवर करती थी, इसको हमने कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी चीज़, जब डांडी मार्च चलती है, ठीक है, डांडी मार्च क्यों होती है, क्योंकि सॉल्ट के ऊपर ब्रिटिशर्स जो है वो टैक्स लगा देते, तो हम बोलते हैं भैया हमारे नमक के ऊपर टैक्स मत लगाओ, है ना, तो इसलिए जो है डांडी मार्च चलाया जाता है। ठीक है, बिकॉज दैट प्लेस्ड अ ह्यूज बर्डन ऑन कंज्यूमर्स ऑफ बेसिक कमोडिटीज इन ऑर्डर टू बेनिफिट द एम्पायर। तो इसकी वजह से जो है मतलब जो बेसिक कमोडिटीज हैं आपने उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं टैक्स लगा दिया। Gandhi took items of everyday mass consumption like cloth and salt and transformed them into a symbol of resistance. तो ये दो मूवमेंट, एक ये जो खादी के अगेंस्ट, मतलब खादी के साथ में हमको देखने को मिल रहा है, और एक जो ये सॉल्ट के ऊपर टैक्स के अगेंस्ट में हमको डांडी मार्च देखने को मिल रहा है, ये हमको ये बताती हैं कि गांधी जी ने क्या किया, जो हमारी मतलब बोलते हैं ना रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, एवरीडे लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसको लिया और फिर प्रोटेस्ट किया। ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस बना दिया ताकि हर एक इंसान जो है वो हमारे साथ में आए और सपोर्टिव रहे, और छोटी छोटी चीजों से ही वो कहीं ना एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल जाता है और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये लिखा नहीं है पर ये मैं बता रही हूँ। अब चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब आपको बताना है और क्वेश्चन को आंसर करना है ना, कर पाओगे, बहुत सिंपल सी चीज है। चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ सोशल प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द इंडियाज नेशनलिस्ट स्ट्रगल। फोकस क्या था जब सोशल प्रोटेस्ट चल रहे थे इंडिया के नेशनल, मतलब इंडिया के नेशनल स्ट्रगल में, तो फोकस क्या था ये आपको बताना है। और दूसरा, गांधी ये जो उन्होंने डांडी मार्च किया था, इससे वो कौन सा मैसेज स्प्रेड करना चाहते थे। अब ये सारी चीजें ना देखो आप पैसेज में ही दी हुई हैं, आप बहुत इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी को जैसे मान लो इसके बारे में नहीं भी पता था ना, तो वो इजीली पैसेज को देख के आंसर लिख सकता है। तो आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग इंडियाज नेशनलिस्ट स्ट्रगल द फोकस ऑफ सोशल प्रोटेस्ट वाज द फ्यूजन ऑफ सोशल पावर एंड कैपिटल। ये देखो पैसेज की फर्स्ट लाइन ही है, फ्यूजन ऑफ फॉरेन पावर एंड कैपिटल was the focus of social protest during India's nationalist struggle। ठीक है, तो लिख ही सकते हैं ये फर्स्ट लाइन, तो यही पैसेज का हमको लिख देना है ना। तो पहला हमने ये बताया, अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें हम ये बताएंगे कि the British rule had given too much importance to these two factors which had suffered for a long time। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर फॉरेन पावर है, ब्रिटिशर्स हैं, और दूसरा उनका कैपिटलिज्म, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटलिज्म को ही प्रमोट करते हैं, खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इंडिया के पूरे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो डांडी मार्च मूवमेंट चलाया जाता है ना ब्रिटिशर्स के टैक्सेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा ना कि लीजेंडरी डांडी मार्च क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहता था, तो ये जो प्रोटेस्ट था ये ब्रिटिशर्स की टैक्सेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट में था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक ह्यूज बर्डन डाला कंज्यूमर्स के ऊपर बेसिक कमोडिटीज को लेके, ताकि उनके एम्पायर को बेनिफिट हो। लेकिन गांधी जी ने जो है He wanted that people should realize the value of freedom। पर वो क्या चाहते थे कि लोग इस फ्रीडम की वैल्यू को समझें। अब मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें आपको क्या क्या सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। ये तो बिल्कुल छोटा सा है, ये तो 2 मार्क्स का हो गया, लेकिन लिखना कितना है, 200 वर्ड्स, है ना। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैसे, पहले हम थोड़ा सा बताएंगे इंडिया के नेशनल स्ट्रगल के बारे में।
है ना। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो 200 वर्ड्स है और कहानी लिखनी है हमको एक पूरी, है ना। तो और इस 200 वर्ड्स में 100 वर्ड्स जाएंगे डांडी मार्च के लिए और 100 वर्ड्स जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब 3 मार्क्स का ये और 3 मार्क्स का ये, इक्वल वेटेज देना है दोनों को। तो सबसे पहले बताएंगे वही पूरी कहानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए अपना और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। ब्रिटिशर्स का मेन जो मोटिव था वो था अपने कैपिटलिज्म का ग्रोथ करना, प्रमोशन करना, और वो इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करते थे और उसे कहाँ ले जाते थे, फॉरेन में ले जाते थे, मतलब ब्रिटेन में ले जाते थे, और फिर वहां से जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। सारे रिसोर्सेज कहाँ के, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, इंडिया से ही सारा कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटी जो है पूरी चेंज कर दी और फिर सारा बेनिफिट जो है खुद ने कमाया। तो पहली चीज क्या हो गई, ये आपका कैपिटलिज्म, और दूसरा फॉरेन पावर भी हमने बता दिया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। तो जब फिर बाद में जब ये बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन इंडिया के अंदर करते हैं, और फाइनली जब महात्मा गांधी इंडिया वापस आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से अराउंड 1915, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो उस एक टाइम पीरियड से जो है हमारे यहाँ पर स्ट्रगल्स का एक दौर स्टार्ट होता है। मतलब स्ट्रगल्स तो पहले से भी चल रहे थे, लेकिन यहाँ से जो स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि देखो दांडी मार्च की बात हुई है, गांधी जी की बात हुई है, तो हमारा फोकस उन्हीं के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रगल्स जो है वो बहुत तेजी से स्टार्ट होते हैं। गांधी जी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने डांडी मार्च में देखा और दूसरा हमने कहां पर देखा, खादी को लेके। तो वो पूरा एग्जांपल आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे, दोनों चीजें साथ में लिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर को, है ना। तो फिर जो है उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने और भी स्ट्रगल्स चलाए, जैसे बरदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ऐसे करके आप बता दो। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इंडिया नेशनल स्ट्रगल चलता है कि हमको भैया जो है आपके ये फॉरेन पावर से क्या चाहिए है, आज़ादी चाहिए है। इंडिपेंडेंस को लेके भी मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, मतलब वो तो खैर बहुत बाद में होते हैं, बट हम बताएंगे कि कैसे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है, फिर बाद में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, और ऐसे करते करते हम अपने जो है नेशनलिस्ट स्ट्रगल करते हैं। और उनमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा थोड़ा बता दो। फिर डांडी मार्च पर आ जाओ कि गांधी जी डांडी मार्च के थ्रू क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहते थे, कि वो इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को लेके लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो आज़ादी हमको मिल रही है उसकी वैल्यू हमको रहे, है ना। और फिर उन्होंने जो है ढेर सारे, मतलब फिर वापस से ये डांडी मार्च क्यों चला, तो ब्रिटिशर्स की टैक्सेशन पॉलिसीज थी, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लग रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चला, ये आप पूरा उसमें बताओगे। कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ ये आप पूरा इसके अंदर बताओगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन है ना, इनको आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप चैप्टर्स को रीड करोगे। अगर आपने चैप्टर को छोड़ा और आपने सोचा कि सिर्फ चैप्टर के लास्ट में जो 8-10 क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको आंसर करके मतलब पूरा पेपर दे पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे। और कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो कंसेप्ट अपने क्लियर रखो, चीज़ों की डेट्स वगैरह याद रखो। जो मैं बार बार चैप्टर पढ़ाते समय बोलती थी ना कि चैप्टर्स को रीड करो और शॉर्ट नोट्स साइड में बना लो। अब जैसे डांडी मार्च के बारे में पढ़ा तो कब हुआ, कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये साइड में लिख लो वहां पर, और एग्जाम टाइम में इसको रिवाइज करो। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हो ना तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ जो मैंने आपको बताया, कोशिश करना इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने में। इसमें पॉइंट्स ना भी लिखो तो ठीक है, बट हाँ हाईलाइट जरूर करना। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आई होप सो नहीं होगा। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज मीन बाय कल्चरल डाइवर्सिटी एंड व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कल्चरली डाइवर्स कंट्री? बताओ अब मुझे कि भाई कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है और इंडिया को कल्चरली डाइवर्स कंट्री क्यों बोला जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो इजीली बता सकते हो, है ना। तो आप बताओगे कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, ना कि इनइक्वालिटीज। इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। इसमें का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो एक साथ रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी है, रिलीजन बेस्ड डाइवर्सिटी है, सेक्ट, रेस, कास्ट, सारी चीज़ों को लेकर डाइवर्सिटी है। बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दिस मच ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया मतलब इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है जो कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमेशा यूनिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी जो है वो बनाए रखती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे फॉलोइंग रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो सबसे पहले आप बताओगे कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, कोशिश करो इसको 50 to 60 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की एग्जाम्पल्स के साथ में,
ठीक है, कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है। थोड़ा सा कंपेयर करो इंडिया को दूसरी कंट्रीज के साथ में, कि देखो इंडिया में इतनी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर इतनी हमको नहीं देखने को मिलती, क्योंकि मेजोरिटी को ज्यादा जो है प्रमोट किया जाता है। हमारे यहाँ पर ये चीजें नहीं है। अब दूसरा पार्ट है, क्या रीजंस है इंडिया के डाइवर्स होने के। कोशिश करो इसको 150 वर्ड्स में लिखने की। तो क्या क्या है, जैसे सबसे पहले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.21 बिलियन प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 1632 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इन 1632 डिफरेंट लैंग्वेजेस में से 22 लैंग्वेजेस हैं जो 8th स्केड्यूल के अंदर, ये 18 ना आपकी पुरानी बुक में दिया हुआ है इसलिए यहाँ भी 18 लिखा है, बट 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियली हमने 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा हुआ है। इसके बाद में अगर हम रिलीजन की बात करें तो इंडिया में मोर देन 80% हिंदूज हैं, और ये हिंदूज भी कास्ट और लैंग्वेज में डिवाइडेड हैं। हमारे यहाँ पर कास्ट तो हैं, उसके साथ साथ सब कास्ट भी और सब कास्ट भी है। हमारे यहाँ पर 13.4% पॉपुलेशन अराउंड मुस्लिम्स की है, जो कि 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडिया को बनाती है आफ्टर इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। और अदर रिलीजियस कम्युनिटीज भी हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं हमारे यहाँ पर। तो एक हमने लैंग्वेज के बारे में बताया, एक हमने कास्ट के बारे में बताया, एक हमने जो है और भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज की क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये भी सारे होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसे एक तो लैंग्वेज होगी, एक रिलीजन हो गया, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हिंदूज के अंदर भी ना जाने कितने कल्चर्स हैं, इवन कल्चर्स के अंदर भी हमको सब कल्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल राजस्थानी कल्चर है, गुजराती कल्चर है। कल्चर एक तरीके से वे ऑफ लाइफ होता है ना। तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी भी हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ में हमारे यहाँ ट्राइबल्स भी रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन है, मोर देन 8% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो है ट्राइबल्स की है। हमको सेंट्रल इंडिया में और आपका जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है वहाँ पर हमको ट्राइबल्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो इसलिए भी हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर जितनी ज़्यादा मतलब लैंग्वेजेस वगैरह स्पीक की जाती हैं, फिर हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट्स मिलके एक पर्टिकुलर रीजन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में हमारे यहाँ पर जो है रीजनलिज्म जैसी चीज़ें भी हैं। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ में एग्जाम्पल देते चलो। जैसे 22 लैंग्वेजेस हैं 8th स्केड्यूल में, तो कौन कौन सी हैं, तो 3-4 के नाम लिख दो यहाँ पर, ठीक है। आपने बताया कि हिंदूज जो है उनमें 80.5% पॉपुलेशन है, बट स्टिल कास्ट और लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, तो लैंग्वेज भी लिख दी थोड़ी बहुत और कास्ट भी लिख दी कि कौन कौन सी कास्ट है। फिर उसमें सब कास्ट भी होती है, तो 2-4 सब कास्ट के भी नाम लिख दिए। फिर यहाँ पर हमने मुस्लिम्स की बात करी, तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर है, मुस्लिम के अंदर भी कास्टेस हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद में और भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं। फिर हमारे यहाँ पे रिच एंड पुअर भी हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे सोशल ग्रुप्स हैं, ढेर सारी जो है डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है। बट लास्ट में वो टैगलाइन लिखना मत भूलना, है ना, जो मैं हर बार बोलती हूँ, एंड दैट इज व्हाट, बस ये लिख दिया और अपना सारा काम मस्त हो जाता है, ठीक है। मतलब देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इंडिया के अंदर जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? बताओ। अब तक हमने 38 क्वेश्चंस को आंसर किया। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में, किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में अगर डाउट आपको आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाक से कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, यहाँ पर हमको डाउट आ रहा है, ये चीज़ ऐसी क्यों है, तो हमको बताया जाए, ठीक है। आपके हर एक डाउट को मैं आंसर वहाँ पर करने वाली हूँ। इज इट क्लियर? आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं और आप अच्छे से इस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपने अभी तक पेपर सॉल्व नहीं किया है तो पहले आप पेपर को सॉल्व कर लो, फिर आप सॉल्यूशन को देखना। बट अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मान लो, मतलब दोनों चीज़ें हैं कि आपने अब तक पेपर सॉल्व नहीं किया तो और आप चाह रहे थे कि पहले सॉल्यूशन मिल जाए, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल गया ना। अब बस वीडियो एंड होगा, खत्म करो, बैक करो, पेपर खोलो अपने फ़ोन में और पूरे क्वेश्चंस को आंसर करो खुद से। नो चीटिंग, नो बुक को खोलना, नो गूगल करना, ना यूट्यूब चलाना, कुछ नहीं, ठीक है। तो अपने हिसाब से क्वेश्चंस को आंसर करना। देखो कि आप क्या क्या लिख पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, और टाइम फिक्स कर लेना, टाइमर लगा लेना 3 आवर्स का, और उसी में अपने पेपर को सॉल्व करना है। उसके अलावा बिल्कुल नहीं, 3 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं, है ना। तो तब तक जो है अपने आप
मतलब अपनी प्रैक्टिस करो कि कैसे आपको जब बोर्ड एग्जाम में आप मतलब बोर्ड के पेपर्स आप दे रहे होगे, एग्जाम हॉल में होगे, तो किस तरह से आंसर्स को लिखना है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं सही से, उस पर वर्क करो। अभी टाइम है, अभी कर सकते हो। क्लियर? आई होप सो, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से चैप्टर्स को रीड करो। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बट जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, अभी मत जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ। एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप चाहें तो इसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। तो बहुत ही सिंपली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बस गूगल पर एंटर करिए और आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर हमारे टॉपर्स भी हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी है, बेस्ट टीचर्स के साथ में, और हमारे सारे टॉप कोर्सेज, जो भी कोर्स, जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और बहुत ही इजीली आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाओगे। तो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो बहुत इजीली आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो और आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ पर हम आपसे 2 लेक्चर्स के बाद में कोई कूपन नहीं बेचेंगे, ना ही आपको कोई पेमेंट करने को बोलेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे कि आप जानते हैं कि किंडरगार्टन से क्लास 12th तक मैग्नेट ब्रेन्स पर बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को जो है बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें हाई क्वालिटी कंटेंट है, जैसे सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। तो अगर आपको भी बुक्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक बॉक्स आपको मिल जाएगा, उसको फटाफट फिल कर दो और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच and all the very best, and for more updates stay tuned with Magnet Brains.